मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसमें 5 मेजर पॉइंट है। पहला है कि क्या है साइबर सिक्योरिटी के कोर कॉन्सेप्ट, ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, डेली डिजिटल लाइफ क्या है, किस तरह से हम अपने डिजिटल लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, कॉमन फ्रॉड्स और स्कैम्स क्या है, और फ्रॉड्स एंड स्कैम का एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्यों इसकी जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप ये समझिए कि आप आज के टाइम में आप कहीं भी किसी भी जगह में आप कंप्यूटर से अछूते नहीं हैं। आपके मोबाइल फोन्स फुल फ्लेज कंप्यूटर हैं, आपके जो आप डेस्कटॉप लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो तो कंप्यूटर्स हैं ही। आप अपने बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर्स हैं। आपका डायग्नोसिस, आपका प्रिस्क्रिप्शन वो भी कंप्यूटर से थ्रू प्रिपेयर होता है। आपका एडमिशन, आपका बच्चों का एडमिशन, उनका पूरा इनरोलमेंट प्रोसेस, उनका एग्जामिनेशन प्रोसेस, हर चीज़ में आप देखेंगे हर जगह आपका कंप्यूटर इंक्लूड हो चुका है। तो ये जब कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा आपके पास हर एस्पेक्ट में जुड़े हुए हैं, तो आप कंप्यूटर से इग्नोर नहीं कर सकते। और आपके पास एक सेफ प्रैक्टिस होना चाहिए कि किस तरह से हम कंप्यूटर से यूज़ करें, ताकि कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी को और आसान करें, और उनकी वजह से हमें अलग से हेडेक ना मिले, हमें जो है तो उनकी वजह से जो है हमारी ज़िंदगी मुश्किल ना हो बल्कि और आसान हो। तो ये क्या होता है कि लोगों के पास क्या ध्यान नहीं रहता कि हाँ वो सही तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गलत ईमेल्स को, फेक ईमेल्स पे उन्होंने लिंक क्लिक कर दिया जिसकी वजह से वायरस उनके सिस्टम में आ गया, या उन्होंने अपने लॉगिन को जो है जो यूनिवर्सिटी ने दिया, या उन्होंने लॉगिन अपना किसी सब्सक्राइब सॉफ्टवेयर बनाया, या उन्होंने किसी तरह का सर्विस यूज कर रहे हैं उनके लॉगिन को एक दूसरे में बांट लिया। तो जो है उससे अलग इश्यूज आते हैं, उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि अकाउंटेबिलिटी की इशू आती है, उसमें जो है लीक का खतरा रहता है, प्राइवेसी का खतरा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि हम विंडोज़ को कभी अपडेट नहीं करते, हम अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट नहीं करते, हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते, और क्या होता है कि उससे हैकर्स और वायरसेस बहुत ही ईजिली जो है जब उन्हें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में अपडेट जो हैं, सॉफ्टवेयर के अपडेट्स जो हैं वो बहुत ही पुराने हैं, तो उनको पता है कि जब ये अपडेट्स इतने पुराने हैं तो उनको वो आराम से हैक कर सकते हैं, हमें गलत मिसलीडिंग कंटेंट दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पर्सनल फाइनेंशियल या पर्सनल नुकसान हो सकता है। अब इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकती है। मान लीजिए कि कोई स्टाफ मेंबर है, उन्होंने कंप्यूटर चलाते वक्त देखा कि कहीं पे जो है कोरोना के दौरान दौरान जो है आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स, इवन कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे एड्स आते थे जिसमें वो कहते थे कि कोविड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिलीफ बेनिफिट दिया है, तो या फिर फलाने एनजीओ ने जो है कोविड के रिलीफ पैकेट दिया है, बेनिफिट्स दिया है, और वो गलती से उस पर क्लिक कर देते थे, जिसकी वजह से उनके मोबाइल में हैकिंग के ऐप्स डल जाते थे, या लैपटॉप से वायरस डल जाते थे, जिनकी वजह से उनको बहुत अपने डेटा का नुकसान, या अपने फाइनेंशियल नुकसान, या अपने टाइम का नुकसान होता था। तो ये क्या, ये ऐसा भी होता है कि एमयू के ऑफिसर्स या कोई स्टाफ जो है वो स्टूडेंट की किसी तरह रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, या उसके रेसिडेंस का रिकॉर्ड, या उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, किसी तरह रिकॉर्ड उन्होंने गलती से सोशल मीडिया अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टूडेंट का डेटा गलत तरीके से लीक हो जाता है, जो कि स्टूडेंट की प्राइवेसी का नुकसान है, और जो है ये बिल्कुल ही सही चीज़ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमें जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में खास तौर पे हर इंसान को जो है किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले उस लिंक के बारे में समझ जान लेना चाहिए। हम कैसे जान सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप्स में, आपके मोबाइल्स में एंटीवायरस पहले से हैं, तो वो एंटीवायरस इंटरनेट सिक्योरिटी वाले पैक के साथ हैं, तो एंटीवायरस या इंटरनेट सिक्योरिटी वो आपको आगाह करेंगे, वो आपको बताएंगे कि जो है ये लिंक आपको नहीं खोलना है, या ये लिंक आपको जो है एड्स या स्पैम की तरफ ले जा सकता है। अगर आपके पास एंटीवायरस या दूसरी चीज़ें नहीं है, तो आप सिंपल एक गूगल सर्च करें, जिसमें आप डाल दें लिंक चेक करके आप डालेंगे, आपको गूगल पे कई सारी एंटीवायरस की वेबसाइट्स जो है वो आपको लिंक चेक करके दे देंगे कि ये लिंक जो है सही है या फ्रॉड है, तो उनसे भी आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कभी भी कोई भी अटैचमेंट, चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे मिले या फिर आपको ईमेल पे मिले, कभी भी कोई भी अटैचमेंट, किसी ने आपको पीडीएफ फाइल भेजा, किसी ने आपको इमेज फाइल भेजा, इवन कि आपको डॉक फाइल भेजा, किसी भी तरह की फाइल भेजी, इवन कि आपको रील्स मीम्स इस तरह की चीज़ें भी अगर आपको भेजी हैं, तो आपको खोलने से पहले, क्लिक करने से पहले ये जान लेना है कि किस बंदे ने भेजी है। और दूसरा ये कि वो जो उन्होंने कंटेंट भेजा है वो क्या वाकई में यूट्यूब पे ही हमें ले जा रहा है। अगर यूट्यूब का रील है, अगर इंस्टाग्राम का है तो इंस्टाग्राम पे ले जा रहा है, अगर वो फाइल जो डाउनलोड कर रहा है वो सही फाइल है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है हमें देखना होता है कि हमारा सेंडर जो है जिस बंदे का हमने ये फाइल हम ओपन कर रहे हैं, उसमें सही से ये चीज़ें वो सही है कि नहीं, और उसकी चीज़ें जो है सही जगह ले जा रही हैं कि नहीं ले जा रही हैं। और तीसरा ये है कि हमें अक्सर
जो है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो है हमें अटेंड करते रहना चाहिए, क्योंकि जो है वक्त के साथ साथ चीज़ें आदमी आदमी करके भूल भी जाता है। तो ऐसा और जो है चीज़ें हैकिंग के नए नए तरीके जो है हमेशा ईजाद होते रहते हैं। तो आपने देखा होगा सिर्फ टेलीफोनिक कॉल से ही स्कैम करने की कोशिश करते थे, यूपीआई स्कैम करते थे कि यूपीआई का क्लिक रिक्वेस्ट भेज के आपसे कहते थे कि हम आपके ये दोस्त हैं, हम आपके वो दोस्त हैं, और वो बोलते थे कि हमारा पैसा जो है वो रह गया है या फ्रीज हो गया है, लेकिन जो है तुम अभी मुझे भेज दो जो है, या फिर मैं पैसे भेज रहा हूँ, तुम जो है एक्सेप्ट कर लो, और आप वहाँ पे गलती से ओटीपी या अपना यूपीआई पिन डाल देते थे, और जिसकी वजह से आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता था उनके अकाउंट। तो इस सब चीज़ों से और ये इसी में ही आप अब देख रहे हैं कि डिजिटल स्कैम कई सारे बढ़ के अब जो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी शुरू हो गए हैं। तो ये जो है हैकर जो है हमेशा नए नए तरीके खोजते रहते हैं, उनका वो नए तरीके से आपको अटैक करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो है हमेशा एक पीरियोडिक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसको आपको अटेंड करना चाहिए। अब जो है उसके साथ एक दूसरा जो टर्म है वो है डिजिटल हाइजीन, जो आपने शायद पीछे पढ़ा हो। जैसे एक पर्सनल हाइजीन होता है, जैसे हम रोजाना की जिंदगी में अपने हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही डिजिटल हाइजीन होता है कि जो हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हम अपने जो मोबाइल डिवाइसेस या हमारे लैपटॉप्स या डेस्कटॉप जो है, उनको भी जो है डिजिटली क्लीन रखा जाए। डिजिटली क्लीन रखने का मतलब ये है कि जो है आप जो है दूसरों की पेन ड्राइव या दूसरों का कंटेंट सीधे डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करा, चीज़ों को जो है जो काम की चीज़ें हैं वहीं पे डेस्कटॉप पर रखी, जो बेकार चीज़ें उन्हें हटा दिया। आपने ऐसे वेबसाइट्स या ऐसे पोर्टल्स पर नहीं गए जहाँ पे आपको पता है कि जो है ये गलत लिंक्स को या गलत कंटेंट या गलत मटेरियल रखते हैं। उन चीज़ों से आपने आपको बचा, आपने ऑनलाइन बिहेवियर को साफ सुथरा रखा। हम सिर्फ अपना जो भी हमारा काम है इंटरनेट का, हमें सोशल मीडिया एक्सेस करना, सोशल मीडिया एक्सेस किया, या हमें जो है गूगल सर्च करना है, या हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, तो सही और लेजिटिमेट ऐसी वेबसाइट जिन्हें हमें पता है, जहाँ से जो है कंटेंट उनका सही होता है, जैसे विकिपीडिया हुआ या हमारा जो है गूगल हुआ, ये सब जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन पे ही गए और अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को हमने जो है बिल्कुल ही क्लियर रखा। ये भी बहुत ही जरूरी पार्ट है, एस्पेक्ट हमारा डिजिटल लाइफ का, डिजिटल हाइजीन को मेंटेन करना। और ये जो है छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी डिजिटल लाइफ जो है बहुत ही साफ सुथरा और अच्छे से रहता है। अब जैसे इसमें एक कॉमन है कि अक्सर आदमी जो है, अक्सर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने सॉफ्टवेयर को कभी भी अपडेट नहीं करते। मोबाइल का, एंड्रॉयड का अपडेट हो या मोबाइल के आपके ऐप्स का अपडेट हो, फ्लिपकार्ट अमेजन ऐप्स का अपडेट हो, या आपके कंप्यूटर में विंडोज़ का अपडेट हो, या आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं तो उनका अपडेट हो, या आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर चाहे वो आपके मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, उन्हें रेगुलर अपडेट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो 100% सिक्योर नहीं होता। तो डेवलपर्स उसमें हमेशा कुछ ना कुछ उसमें सिक्योरिटी का एस्पेक्ट को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, और आप उनको ना अपडेट करके या आप पायरेटेड का यूज़ करके या आप जो है इलीगल वेबसाइट से जो है आपने डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर उनको यूज़ करा, तो वो अक्सर ही अपने साथ वायरस या जो है दूसरे मालवेयर्स लेके आते हैं, और वो आपके सिस्टम को, आपके डेटा को लीक कर रहे होते हैं, या आपके डेटा आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा रहे होते हैं। उनका कुछ ना कुछ जो है आपके डिजिटल प्रेजेंस में, डिजिटल लाइफ में कोई ना कोई नुकसानदायक ही चीज़ रहता है। या लोग जो है अपडेट्स आता है वो देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, या अपने फाइल्स का बैकअप नहीं बनाते। देखिए बैकअप बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है कंप्यूटर जो है मशीन है, और मशीनें ख़राब हो सकती हैं। कंप्यूटर्स जो हैं वो इंसानों से बेहतर हैं कंप्यूटेशन के मामले में, पर जो है बैकअप लेकिन वो मेमोरी रिटेंशन उनके पास नहीं होता। हमारे पास दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी, पर कंप्यूटर्स में अगर उनकी चीज़ें ख़राब हुई तो वो आप वापस नहीं ला सकते। तो उसके लिए आप सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप फाइल्स का बैकअप लें। फाइल का बैकअप लेने का जो यूनिवर्सल तरीका है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, वो आपका 1 2 3 है। 1 2 3 का मतलब ये है कि जो है कम से कम आपका ये जो बैकअप है वो कम से कम 2 ऑफ साइट, मतलब आप जहाँ आप जैसे आपके पास आपका अपना सिस्टम है, आपका अपना कंप्यूटर है, उसके 2 जो है क्लाउड अकाउंट हो, और 3 जो है उसके ऑफ साइट, मतलब कोई हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी हो, या मैग्नेटिक डिस्क हो, या दूसरे जो सस्ते बैकअप डिवाइसेस होते हैं उन पे कोशिश करिए। और खास कर उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आप मिशन क्रिटिकल हो, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा हो, ऑफिशियल डेटा हो,
पर्सनल फाइल्स हों, सेंसिटिव फाइल्स हों, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप बैकअप उनको क्रिएट करें। और अगर आपने बैकअप क्रिएट नहीं करा या फिर आपने अपडेट्स को फॉलो नहीं करा या आप पुराने ही सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये सब क्या करते हैं कि जो है आपके अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। आपके लिए, आपके सिस्टम को अटैकर्स के लिए, हैकर्स के लिए बहुत ही आसान बना देते हैं कि उसे वो हैक करके जो है अपने मैलिशियस यूज़ के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल हाइजीन के एग्जांपल हैं कि आप अपने कंप्यूटर को रेगुलरली अपडेट करें और अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को करें। अनयूज्ड ऐप्स को डिलीट ज़रूर करें, जो आप ऐप्स यूज़ नहीं करते हैं। अपने ब्राउज़र कैश और कुकीज़ को रेगुलरली क्लीन करते रहें, उन्हें कभी भी जो है छोड़िए नहीं कि हाँ, वो सालों से आपने, महीनों से, हफ्तों से जो है उनको क्लीन नहीं करा, आप इसे हमेशा रेगुलरली क्लीन करते रहें। और एक ही पासवर्ड को अलग-अलग अकाउंट में यूज़ नहीं करना चाहिए। अलग-अलग अकाउंट को जो है अलग-अलग पासवर्ड दें। अगर आपको दिक्कत होती है कि पासवर्ड ज़्यादा याद नहीं रह सकते, तो सबसे आसान है कि पासवर्ड मैनेजर्स टूल आते हैं, वन पास, लास्ट पास, मैं आगे आप डिस्कस भी करूँगा। उन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि पासवर्ड जो हैं जो आपके सबसे सेंसिटिव वाले हैं, उनमें तो आपने अलग-अलग पासवर्ड रखा, जो नॉन सेंसिटिव है उनके लिए आस-पास के एक जैसे पासवर्ड रख लिए। लेकिन जो है पासवर्ड का रीयूजिंग, आपने अपने बैंकिंग का भी पासवर्ड वही रखा जो आपने जीमेल का पासवर्ड रखा, और आपने वही जीमेल वाला पासवर्ड आपने अपने जो है, मान लीजिए अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बना रखा है, और वही पासवर्ड आपने अपने फेसबुक का बना रखा है। तो अगर इनमें से कोई एक लीक हुआ, तो मान लीजिए कि अगर किसी एक ने आपके इस पासवर्ड को जान लिया, तो आपके बैंकिंग डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, वो आपके जीमेल को भी एक्सेस कर सकता है, वो आपके सोशल मीडिया को भी एक्सेस कर सकता है, वो हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो बेहतर ये है कि जो है हमने बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए अलग पासवर्ड बनाया, अपने जीमेल, ईमेल अकाउंट्स के लिए अलग पासवर्ड बनाया, और जो है अपने सोशल मीडिया के लिए अलग अकाउंट बनाया। उसके अलावा और भी वेबसाइट्स होती हैं, लगभग हर वेबसाइट आजकल यूज़र को रजिस्टर कराती हैं। आप वहाँ पे आसान पासवर्ड या सिंपल पासवर्ड या एक जैसा पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जो है मिशन क्रिटिकल या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, उनमें आप पासवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपको पासवर्ड याद रखने में दिक्कत होती है, तो पासवर्ड मैनेजर टूल आते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। वो आपके इन चीज़ों को बहुत ही सिक्योरली स्टोर करती है, वो आपको आसानी से एक्सेस भी करने देती है। और जो आखिरी पॉइंट है डिजिटल हाइजीन का, वो ये है कि आप जो है अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स को, एग्जाम पेपर्स को, पेरोल डेटा को, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को हमेशा बैकअप करें। फिर इसके इसके में आता है ज़ीरो ट्रस्ट। ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब है कि आप कभी भी किसी भी लेवल पे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते। कभी नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। ये ऐसा सिक्योरिटी अप्रोच है जहाँ जब भी कोई किसी का सर्विस रिक्वेस्ट करता है या एक्सेस रिक्वेस्ट करता है, तो जो है अगर वो इवन कि वो यूनिवर्सिटी नेटवर्क के अंदर से आ रहा हो, तो भी जो है हम उसको चेक करेंगे, तो भी हम उसको जो है पहले देखेंगे, वैलिडेट करेंगे कि वो बंदा जो है उसकी आईडी या वो जो बंदा है उसका यूजर नेम पासवर्ड वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इवन कि वो यूनिवर्सिटी नेटवर्क के अंदर हो, हम उसके रिक्वेस्ट को डिनाई करेंगे। कभी भी जो है यूनिवर्सिटी नेटवर्क के अंदर रहते हुए भी आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटी नेटवर्क के अंदर से रिक्वेस्ट आ रही है, एएमयू वाईफाई के अंदर से रिक्वेस्ट आ रही है, या एएमयू नेटवर्क के अंदर से रिक्वेस्ट आ रही है, तो जिस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजा है वो बिल्कुल ही सही बंदा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको हमेशा एक्सेस देने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करने का जो आसान जो तरीके हैं वो है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टाफ मेंबर है जिसे एग्जामिनेशन रिकॉर्ड अपने घर से एक्सेस करना है। अगर उसे घर से एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली उसने एक नया यूज केस बनाया है। उस केस में क्या है कि सिस्टम को जो है एक पासवर्ड, और उसने जो फ़ोन नंबर रजिस्टर करा है एएमयू को, उस पे एक ओटीपी, और ये जो है 2 चीज़ें तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ताकि जो है हम जो है उस पासवर्ड जो है, मान लीजिए कि क्या हो सकता है कि पासवर्ड किसी से लीक हो जाए, पर जो ओटीपी है वो ओटीपी सिर्फ उसी मोबाइल नंबर पर आती है जिस मोबाइल नंबर पे हमने अपने एएमयू सिस्टम में स्टोर कर रखा है, और वो मोबाइल नंबर जो स्टाफ ने खुद प्रोवाइड करा। अगर इस मोबाइल नंबर जो है उस स्टाफ ने प्रोवाइड करा होगा तो उसके पास उसका एक्सेस होगा। इस वजह से जो है कम से कम 2 तरीका होना चाहिए आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने का। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के 3 तरीकों में से एटलीस्ट 2 तरीके हैं ये। एक तरीका है कि आप पासवर्ड के थ्रू, और दूसरा तरीका है कि आप ओटीपी के थ्रू जो है अपने जो अपना जो अपने उस बंदे को, उस इंसान को जो है आप वेरीफाई करेंगे, तब जाके आप
तीसरा आप ये भी कर सकते हैं कि उस डिवाइस के आइडेंटिटी को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। डिवाइस की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए मैक एड्रेसेस का यूज़ किया जाता है या सिस्टम इन सीपीयू इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन बहरहाल आप जो है ये समझ लीजिए कि डिवाइस की आइडेंटिटी को भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसके बाद जब ये सारे चेक हो चुके हैं तभी हमने एक्सेस ग्रांट करा। अगर वो किसी भी चेक में फेल हुआ है तो उसको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। और जो है जो लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ये आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कहलाते हैं, जो हमारे इंटरनेट को की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे इंटरनेट को मैनेज करते हैं, जो फायरवॉल्स और बाकी सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनके पास भी कभी भी अनलिमिटेड एक्सेस नहीं होना चाहिए। कभी भी जो है उनके पास कोई ऐसा एक्सेस कार्ड नहीं होना चाहिए कि जो है वो उस एक्सेस कार्ड का यूज़ करके वो कुछ भी कहीं भी इस्तेमाल कर ले। इससे क्या होता है कि जो है अगर उनका वो एक्सेस कार्ड किसी तरीके से किसी गलत आदमी के पास चला जाए तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम इनसिक्योर हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर की तरफ जा सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो है आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास भी एक्सेस जो है वो लिमिटेड हो, उनके पास भी पूरा एक्सेस नहीं हो कि वो एक एक्सेस कार्ड लेके पूरे आप रजिस्ट्रार का भी डेटा देख ले रहे हैं, आप जो है किसी हॉल के स्टाफ का भी डेटा देख ले रहे हैं, आप स्टूडेंट का भी डेटा देख ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो या छोटे से छोटा स्टाफ हो या हाईएस्ट अथॉरिटी हो, सबके अपने एक्सेस लिमिट है, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी लिमिट है। तो उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि जो है सिस्टम का जीरो ट्रस्ट जो है इम्प्लीमेंट रहे और हर चीज़ जो है वेरीफाई हो, ताकि कभी कोई लीकेज या प्राइवेसी को नुकसान ना हो। अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि जो है यूनिवर्सिटी के प्रोवाइडेड जो एएमयू अकाउंट amu.ac.in अकाउंट है, उसके थ्रू आप लॉग इन करें। अपना पर्सनल जीमेल व्हाट्सएप नहीं करें किसी डेटा को भेजने के लिए या किसी यूनिवर्सिटी के सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। हमेशा यूनिवर्सिटी क्रेडेंशियल्स का यूज़ करें। दूसरा ये है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने सुना होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर मतलब ये है कि आप मोर देन वन तरीका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए। आप देखेंगे आगे कि जो है जिसमें ओटीपी जो है या फिर ऑथेंटिकेटर एप्स कहलाते हैं जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में यूज होते हैं। टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर एक ही चीज़ है, बस टू फैक्टर में ये है कि आप सिर्फ दो तरीके से ही अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं। एक है कि आप पासवर्ड के थ्रू करते हैं, दूसरा ये है कि आप ओटीपी के थ्रू करते हैं। मल्टी फैक्टर का मतलब ये है कि आप दो या दो से ज़्यादा भी तरीके से अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो टू फैक्टर तो बहुत ही कॉमन है, इवन कि आप गूगल जीमेल भी आप यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे भी आपसे यूजर ईमेल पासवर्ड डालने के बाद आपसे ओटीपी मांगता होगा। ये जो ओटीपी मांगने का तरीका है और वो ऑथेंटिकेट करने का तरीका है, इसे ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि कभी भी अपना एक्सेस, अपना यूजर नेम पासवर्ड, अपना क्रेडेंशियल्स, अपना एक्सेस कभी भी जो है किसी भी कलीग को जो आपका बहुत ही करीबी हो, बहुत ही ट्रस्टेड हो, उसके साथ कभी भी एक्सेस शेयर ना करें। ये शेयर करने से नुकसान ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है सिस्टम की, और साथ ही साथ लीक ऑफ प्राइवेसी और लीक ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा भी हो सकता है। इस वजह से जो है कभी भी अपने एक्सेस को शेयर नहीं करना चाहिए कलीग्स के साथ, चाहे वो आपका कितना भी ट्रस्टेड हो। अब इसके बाद एक अलग अटैक सरफेस है जो कि कहलाता है फिशिंग, और उसी का ही एक मोर पर्सनलाइज कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज कह लीजिए, वो स्पीयर फिशिंग कहलाता है। फिशिंग आप जानते हैं, अगर ये एफ से होता है, FISHING, इंग्लिश का जो वर्ड है जिसको हम कहते हैं मछली मारना। तो मछली मारने में क्या होता है कि हम जो है हुक फेंकते हैं और उस हुक में जो हम कोई चारा लगा फेंकते हैं, मछली को लगता है कि उसको फ्री का खाना मिल रहा है, वो उस चारा पे टूट पड़ती है और उसके मुंह में वो हुक फंस जाता है और फिर हम उस मछली को पकड़ लेते हैं। उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आप यहाँ मान लीजिए कि हम यहाँ हैकर्स क्या करते हैं कि हैकर्स आपको जो है इस तरह का मैसेज जो है सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि ईमेल हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है आपका, उस पर ऐसे ऐसे मैसेज बना के आपको भेजेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल ही सही मैसेज है। और आपको कोशिश करेंगे कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके, आपको ट्रिक किया जा सके, ताकि आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे सकें। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसी इन्फॉर्मेशन होगी? ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका जो है ईमेल आईडी पासवर्ड हो सकता है, आपके सोशल मीडिया डिटेल हो सकते हैं, ऐसी डिटेल्स जिसके थ्रू आपके किसी अकाउंट को हम जो है हैकर जो है वो हैक कर सके। तो वो आपकी सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर सके या बैंकिंग के अकाउंट हैक कर सके या किसी भी जो है सेंसिटिव अकाउंट को हैक कर सके। तो जो है ऐसी डिटेल निकालने की कोशिश करता है, ऐसे सेंसिटिव डिटेल निकालने की कोशिश करता है, इस तरह के मैसेज बनाता है ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे आप ये इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं।
जब इसी अटेम्प्ट को ही, जब ये जो तरीका है, जब हम किसी एक आदमी पे बिल्कुल टारगेट कर देते हैं कि हाँ इस फलाना साहब को ही हम जब ये टारगेट करेंगे, तो उसको स्पेयर फिशिंग कहते हैं। जब हैकर्स जो हैं एक आदमी को टारगेट करते हैं, जैसे रजिस्ट्रार को कर रहे हैं या डीन को कर रहे हैं, कि जो है रजिस्ट्रार को जो है इस तरह मैसेज भेजा कि हाँ वाइस चांसलर ने जो है ये कहा है तुरंत तुम मुझे डेटा भेजो, या डीन से कहा है कि जो है रजिस्ट्रार ने जो है ये रजिस्ट्रार को ये डेटा चाहिए, तो डीन ने तुरंत उस डेटा जो है रजिस्ट्रार को भेज दिया, बल्कि जो है वो भेज रहा था जो है हैकर के पास। हैकर ने इस तरह से मैसेज बनाया, रजिस्ट्रार अपने अपने आप को रजिस्ट्रार दिखा के या डीन दिखा के, और जो है अपने लोअर लेवल के स्टाफ को जो है उसने भेजा। उस बंदे ने जो है सही से चीजें को चेक नहीं करा, उसने जो है जल्दबाजी में या नादिहानी में उसने जो है डेटा जो है हैकर को दे दिया, जिससे वो डेटा लीक हो गया। तो जब इस तरह के अटेम्प्ट को हम स्पीयर फिशिंग कहते हैं। सिंपल फिशिंग जो है एक जनरल अटेम्प्ट है जिसमें वो सारे लोगों को भेजता है। उसने 100 लोगों को, 50 लोगों को एक ही तरह का फेक मैसेज बनाया, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ। तो कोरोना टाइम में जो है उन्होंने भेजा कि जो है कोरोना में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इतना इतना पैसा भेज रही है, ये है वो है। लोगों को लगा कि अच्छा हो सकता है गवर्नमेंट भेज रही हो। 100 लोगों में 10 लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करा और उस पर जो है उन्होंने कोई सेंसिटिव डेटा भेज दिया। तो ये जो है इस तरह का अटेम्प्ट होता है फिशिंग कहलाता है। लेकिन जब हम किसी एक आदमी पे रजिस्ट्रार या डीन बन के जो है किसी हैकर ने किसी को भेजा और जो है उस बंदे ने लिख कर दिया, तो वो उस तरह के अटेम्प्ट हम स्पेयर फिशिंग कहते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज बहुत ही कॉमन टारगेट होती है। यहाँ पे हर तरह के स्टाफ हैं, हर तरह के लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हो सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस वाले जो है किसी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को ना जानते हो, पोस्ट ऑफिस का स्टाफ जो है किसी स्टूडेंट को ना जानता हो। तो यहाँ बहुत सारे जो हैं ऐसे टारगेट हैं जो जिनका वैलिडेशन होना मुश्किल है। और ये लोग जो हैं ऐसे हैं जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, फंड को और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैंडल करता है। तो ये जो है बहुत ही कॉमन टारगेट बन जाते हैं हैकर्स। जैसा यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि जो है क्लिक हेयर टू क्लेम योर यूनिवर्सिटी अप्रूव एक्स्ट्रा कैजुअल लीव्स। यहाँ पे किसी को लगेगा हो सकता है यूनिवर्सिटी ने जो है एक्स्ट्रा कैजुअल लीव्स अप्रूव कराओ, तो हम यहाँ पे लिंक क्लिक करके देखते हैं कि हो सकता है कोई पीडीएफ हो या कोई नोटिस हो या ऑर्डर हो, हम वहाँ से अपना क्लेम कर लें। तो ये जो है इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं अक्सर जो है आपने जब तक सेंटर को वेरीफाई नहीं करा, आपने जो है दूसरे लोगों से वेरीफाई नहीं करा, आपने लिंक पर क्लिक कर दिया, तो जो है आप जो है फिशिंग जो है तरीका है उस हैकिंग का, उस पे आप अफेक्ट हो गए। स्पीयर फिशिंग एग्जांपल क्या हो सकता है कि जो है फाइनेंस ऑफिसर ने एक मेल की तरफ से एक मेल आया उसे कि जो है ट्रांसफर 50,000 अर्जेंटली, जल्दी जल्दी 50,000 भेजो, वाइस चांसलर के थ्रू साइन हुआ है। और जो है फाइनेंस ऑफिसर ने जो है चेक नहीं करा या उन्होंने जो है चीज़ों को सही से वैलिडेट नहीं कर पाया, उन्होंने जो है उसका रिस्पॉन्ड कर दिया और ईमेल फेक था। तो इस तरह से जो है चीज़ें लीक हो सकती हैं, डेटा जो है वो आपका लीक हो सकता है। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो आपको बताया कि लिंक क्लिक करने से पहले एक बार उस पर देख लें कि लिंक का यूआरएल क्या है। लिंक का यूआरएल देखना हमेशा जरूरी होता है कि यूआरएल जो है लेटर बाय लेटर और डॉट बाय डॉट सेम है कि नहीं। अगर कोई लेटर का डिफरेंस है तो वो यूआरएल सही नहीं है। अगर amu.ac.in में अगर आपको दिख रहा है कि amu.ac.in में amua.ac.in है, एक एक्स्ट्रा ए कहीं भी है या एक एक्स्ट्रा बी कहीं पे या डॉट एक्स्ट्रा है, तो आप मान के चलिए कि वो डोमेन नेम सही नहीं है, वो हैकिंग का अटेम्प्ट आपके साथ करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जो है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि गूगल पे आप जाके लिंक चेकर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी एंटीवायरस की कंपनियों की वेबसाइट मिल जाएगी, बिट डिफेंडर की मिल जाएगी, आपको आवास की मिल जाएगी, आपको जो है और भी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां से आप जाके देख सकते हैं कि जो है ये लिंक वैलिड है कि नहीं है। अगर वहां से आपको पता चल रहा है कि ये लिंक वैलिड नहीं है या मैलिशियस लिंक है, तो आपको उसे विजिट नहीं करना है। आपको ये सब काम लिंक क्लिक करने से पहले करना है। आप लिंक पे जो है लेफ्ट क्लिक या उस पर टैप नहीं कर सकते। आपको पहले लिंक का यूआरएल कॉपी करना है। लिंक के यूआरएल को कॉपी करने के बाद जो है उसके यूआरएल को पहले सही से चेक करना है कि जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर जो है आपको लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड आपको सही लगता है, तो उसको दोबारा आपको फिर लिंक चेकर गूगल पे डाल के भी देख लेना है। वो गूगल पे आप लिंक चेकर सर्च करेंगे, वहाँ पे डालने के बाद आपको कई सारी जो है एंटीवायरस कंपनियों के लिंक मिलेंगे। वहाँ जाके एक बार लिंक को आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको सही लगता है, वहाँ पे उन्होंने सही दिया है, तो जाकर आप करिए, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तीसरा ये है कि कभी भी अपने पासवर्ड्स को, किसी भी बंदे ने कहीं भी आपको लिंक भेजा और कहा कि यहाँ पासवर्ड डालो, तो आप उसे आपको नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपने ओटीपी या पासवर्ड किसी भी लिंक या एसएमएस के थ्रू आया हो, वो ईमेल के थ्रू आया हो, सोशल मीडिया के थ्रू आया है, बिना देखे समझे आपको कहीं भी ओटीपी और पासवर्ड नहीं डालना है।
OTP पासवर्ड डालने के लिए हमेशा जो लीगल और जो लेजिटिमेट वेबसाइट हैं, जैसे SBI की ऑनलाइन SBI है, और जो है आपकी जीमेल की gmail.com है, हर वेबसाइट की अपनी लीगल वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाके ही आपको पासवर्ड डालने हैं, अपने OTPs डालने हैं। उसके अलावा आपको कहीं भी पासवर्ड OTP नहीं डालना। उसके बाद जो अगला आता है वो है आपका मालवेयर, जिसमें आपके वायरसेस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर हैं। इसमें क्या होता है कि मैं कई सारे हैकर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्म पहुंचाते हैं आपके सिस्टम को या आपकी इंफॉर्मेशन को। वो इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकती है या वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो या तो उसको वो हार्म पहुंचाते हैं या स्टील करते हैं। तो इसके थ्रू जो है ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये इनमें जो है एक वायरस होता है। वायरस का काम और सिर्फ एक काम होता है कि वो जो है मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, बिल्कुल मल्टीप्लाई करता जाएगा और सारी फाइल, जितने भी आपके फाइल आपके सिस्टम में है, उनमें वो जाके उसको करप्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने जो है अपना कोई इंपॉर्टेंट फाइल सेव कर रखा था, आपके आधार के डॉक्यूमेंट सेव थे, आपके जो है इंपॉर्टेंट जो है पे स्लिप के डेटा स्टोर थे, और वो जो है वायरस आपके सिस्टम में आ गया, तो वो क्या होगा कि वो आपके पे स्लिप के डेटा आपके जो है करप्ट हो जाएंगे, आपके आधार का डेटा करप्ट हो जाएगा है, आधार का जो आपका डाउनलोड किया हुआ फाइल था करप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके इंफॉर्मेशन के साथ आपके इंफॉर्मेशन को हार्म पहुंचा जाएगा। दूसरा जो ज़्यादा कॉमन तरीका है जो बहुत ही चल रहा है वो है रैंसमवेयर्स। रैंसमवेयर में जो है ये जो है रैंसम प्लस वेयर से बना है। रैंसम मतलब आपका जानते ही हैं जो घूस जो ब्राइब मांगा जाता है, जो फिरौती मांगा जाता है कहने को। तो वो रैंसमवेयर्स का मतलब ये है कि वो जो है आपकी फाइल को लॉक कर देंगे, तो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे कि आप तुम मुझे $500 दो, तुम मुझे $1000 दो, तुम मुझे 20,000 रुपया दो। तो वो क्या कहेंगे कि जब तक आप मुझे ये पैसा पे नहीं करेंगे मैं आपके फाइल को अनलॉक नहीं करूंगा। लॉक करने से ये होगा कि आप अपने फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको ओपन नहीं कर सकते, आप उसको रीड नहीं कर सकते, आप उसको जो है उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस जब तक कि आपको आप जो है उस बंदे को पैसा पे कर दें। वो आपको फिर एक अनलॉक की देगा। ये वो अनलॉक की के थ्रू आपकी फाइल अनलॉक हो पाएंगे, अदर वो फाइल लॉक्ड ही रहेंगी। तो जो दूसरा तरीका है वो रैंसमवेयर का है। तीसरा जो सबसे कॉमन तरीका है वो स्पाईवेयर्स हैं। तो कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो चुपचाप से आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आके चुपचाप से इंस्टॉल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपके सारे एक्टिविटीज़ को, जो आप कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं या जो आप स्क्रीन आप देख रहे हैं, आप अपने फेसबुक को जो देख रहे हैं, आप अपने व्हाट्सएप को देख रहे हैं, या आप अपने यूजर नेम पासवर्ड को डाल रहे हैं, या आप अपने क्रेडिट कार्ड को डाल रहे हैं, आप अपने डेबिट कार्ड को डाल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता रहेगा चुपचाप, और रिकॉर्ड करके जो है हैकर के पास वापस भेजता रहेगा। हैकर इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपके डेटा के साथ जो है नुकसान पहुंचा सकता है। अब जो है अब ये क्यों इतना इतना ज़रूरी है हमें समझना, क्योंकि एक जो है एक अगर एक कंप्यूटर भी जो है इन्फेक्ट हो गया और वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर को सही टाइम पे जो है डिसइंफेक्ट नहीं किया गया या फिर सही टाइम पे उसको रिपेयर नहीं किया गया, तो वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी नेटवर्क पे भी फैल सकता है। तो जो है इस वजह से जो है जैसे ही हमें पता चले कि जो है हमारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, से जो है वो कुछ ना कुछ एरर आ रहा है वायरस की वजह से या किसी और वजह से, तो हमें तुरंत उसको डायग्नोस करके उसको जो है उसके वायरस को रिमूव करना है, उसको डिसइंफेक्ट करना है, उसको रिपेयर करना है। वायरस जैसे एक एग्जांपल ये है कि वायरस जो है मान लीजिए एग्जाम वाले सर्वर पे चल रहे हैं, जहाँ पे आप इस कंप्यूटर में आपके एग्जाम के रिजल्ट स्टोर हो रहे हैं, उस गलती से उसमें वायरस चला गया, तो वो जो वायरस क्या करेगा कि जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सबको करप्ट कर देगा। तो मान लीजिए कि जो है कि आपका कितने 100,000 बच्चों के जो एग्जाम्स हैं वो करप्ट हो जाएं, तो कितनी गलत, कितनी बहुत ही दुख वाली बात हो जाएगी। मान लीजिए कि रैंसमवेयर है, उसमें क्या है कि एग्जाम पेपर की कोई कंप्यूटर था जिसके अंदर आपके एग्जाम पेपर स्टोर थे, और वो इन्फेक्ट हो गए, और फिर उसने कहा कि नहीं अब 1 लाख रुपए लाओ या 10 लाख रुपए लाओ या बिटकॉइन में लाओ, तब जाके हम तुम्हारे एग्जाम पेपर को जो है अनलॉक करेंगे। तो जो है बहुत ही कितनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। तीसरा जो है स्पाईवेयर्स का ये है कि आप जो है कोई एक ऐप है, वो आप जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल यूज़ के दौरान की स्ट्रोक्स जो आप डेटा इनपुट कर रहे होते हैं वो सारा रिकॉर्ड कर रहा होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि स्टाफ ने जो भी टाइप करा, स्टूडेंट के लॉगिन करा, स्टूडेंट का फाइनेंशियल करा, स्टूडेंट का रेसिडेंशियल डेटा रखा, जो भी उसने टाइप करा वो सारे सारे हैकर के पास जा रहे हैं। तो वो सब भी एक इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। इन सबसे बचने का सबसे आसान तरीका ये है, कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को, इलीगल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। हमेशा ही एंटीवायरस का यूज़ करें
और परचेज एंटीवायरस हो, लाइसेंस्ड एंटीवायरस हो, फ्री के एंटीवायरस नहीं होने चाहिए। हमेशा जो है उसके लिए आपको 200-300 रुपये साल के जाएंगे, 300-400 रुपये, लेकिन वो जो 300-400 रुपये हैं, तो ये ना समझिए कि जो है वो आप इस साल के पैसे बेकार जा रहे हैं। उसकी वजह से आपका डेटा कितना सिक्योर रहेगा, आपको कितना सुकून रहेगा कि आप जो है गलत वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, आपका डेटा इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। तो ये वो 200-300 रुपये जो है आप बचा के आप जो है अपने जो है अपने पास जो है वायरस और बाकी सब चीज़ों का खतरा मोल ले सकते हैं। तो उसे जो है हमेशा एंटीवायरस को कभी भी फ्री का डाउनलोड नहीं करें, हमेशा जो है पेड एंटीवायरस हो, लाइसेंस एंटीवायरस हो, अच्छे एंटीवायरस हो, जो मार्केट में इस्टेब्लिश एंटीवायरस है उनको खरीदें। और कभी भी जो है किसी अननोन बंदे का यूएसबी ड्राइव जो है अपने कंप्यूटर्स में, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में कभी भी प्लग ना करें। दूसरे लोगों के यूएसबी ड्राइव्स में जो है वायरस और दूसरे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। फिर एक टर्म आता है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच जो है वो एक टर्म है जो कि जब कोई डेटा, खास करके कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है किसी कोई ऐसा बंदा जिसके पास परमिशन नहीं थी उसको एक्सेस करने का, वो एक्सेस कर ले। जो मान लीजिए कि आपका रिजल्ट का डेटा है, रिजल्ट का डेटा जो है कोई पोस्ट ऑफिस का स्टाफ आके उसने एक्सेस कर लिया, किसी बच्चे का रिजल्ट का डेटा देख लिया, उसको नहीं देखना था, उसके पास एक्सेस नहीं होगा। ऑब्वियसली रिजल्ट का डेटा सिर्फ कंट्रोलर और जो है कंट्रोलर डिपार्टमेंट स्टाफ के पास है। अगर कोई तीसरा बंदा जो है अनप्रिपेयर डेटा जाके देख रहा है तो वो लीक कर सकता है या वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, या कुछ भी चीज़ें वो उसके साथ कर सकता है, तो जो कि गलत है। तो जो है इस केस को जो है हम कहते हैं डेटा ब्रीच। अब ये ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट के ग्रेड, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, पर्सनल आईडीज जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव डेटा होते हैं, उनका लीकेज जो है बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से इन रिकॉर्ड्स की वजह से उसके उसके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा ये है कि जो है ब्रीच जो है यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन और को भी जो है यूनिवर्सिटी रेपुटेशन पर भी दबता है, और हो सकता है कि जो है उस पर फर्दर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाए, यूनिवर्सिटी को लीगल एक्शन लग जाए। तो इस वजह से जो है ये बहुत ही सिक्योरली तरीके से सुस्त करना चाहिए और डेटा ब्रीच से बचना चाहिए। अगर जो है एक अटैकर जो है यूनिवर्सिटी ईआरपी सिस्टम में उसने मान लीजिए एक्सेस गेन कर लिया, ईआरपी सिस्टम जो है जो यूनिवर्सिटी को मैनेज करता है, जिसमें ये जहाँ स्टाफ का डेटा यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग हैं, यूनिवर्सिटी के स्टाफ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टीज, हर किसी की डेटा, सारी चीज़ें जो हैं ये ईआरपी सिस्टम के अंदर आती हैं। अगर वो किसी अटैकर ने एक्सेस गेन कर लिया और उसके बाद जो स्टूडेंट के डेटा को उसने डाउनलोड कर लिया या किसी तरह से लीक कर लिया, तो सोचिए एक बहुत बड़ा डेटा बेस बन जाएगा। या फिर जो है क्या हैकर ने क्या करा कि सारे स्टूडेंट्स का जो है 10 आधार नंबर लीक कर लिया, या जो है किसी स्टाफ ने गलती से जो है एग्जाम पेपर जो है किसी ने गलत लोगों को ईमेल कर दिया, या किसी ऐसे लोगों को ईमेल कर दिया जो उसके लिए ऑथराइज नहीं है। तो ये सारे डेटा ब्रीच के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमेशा डेटा को क्लासिफाई करना चाहिए कि डेटा का टाइप क्या है, कि वो पब्लिक है यानी कि हर किसी के देखने के लिए है तो वो पब्लिक डेटा कहलाता है। इंटरनल डेटा है यानी कि जो है एक डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ जो हैं उसको देख कर एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो इंटरनल डेटा कहलाता है। या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो मार्क्ड हैं, जो जिनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, सिर्फ वही देख सकते हैं। तो हमेशा डेटा को क्लासीफाई करना चाहिए और जो है फाइल्स को उन्हीं लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए जो ऑथराइज्ड है उसके लिए। और हमेशा जो है इंक्रिप्शन का यूज़ करना चाहिए और सिक्योर स्टोरेज का। इंक्रिप्शन और सिक्योर स्टोरेज जो है आप, एक तो है विंडोज़ के अंदर आपका सिक्योरिटी आती है, इंक्रिप्शन आता है, उसके अलावा भी जो है आप फाइल को अलग से दूसरे टूल्स का यूज़ करके इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हमेशा जो सेंसिटिव डेटा होता है इसको इनक्रिप्ट करना चाहिए और उसको सिक्योर रखना चाहिए। जो भी स्टोरेज आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क पर रह रही हो या फिर क्लाउड पर रह रहा हो या फिर पेन ड्राइव में रह रहा हो, जहाँ भी आप रख रहे हो वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी का खासा ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह के ब्रीचेस ना हो। उसके बाद एक आता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिसमें क्या होता है कि लोग सोशल इंजीनियरिंग का हैकर्स जो हैं सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। मतलब आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाएंगे, आपके दोस्त बनेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपके स्कूल के दोस्त हैं, या फिर वो लगेगा बहुत ही आपके जानने वाले हैं, या हो सकता है थोड़े दूर के रिश्तेदार लग रहे हों, और इस तरह से आपसे बात करेंगे जो बिल्कुल ही आपको लगेगा कि अच्छा ये मेरा जानने वाला है। और उसके बाद आपसे कोई डेटा चुराने की कोशिश करेंगे कि आपका बैंक, मान लीजिए आपके एसबीआई बैंक में आपने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो है पासवर्ड रीसेट के लिए जो है बना रखा था, तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को निकाल रहा है या आपके माँ को नाम को निकाल रहा है, ऐसे डेटा को निकाला है जो कि हम पासवर्ड रिकवर करने के लिए डेटा यूज करते हैं।
तो जो है क्या होता है कि लोगों को लगता है अच्छा ये उसको मेरी माँ का नाम तो पता ही है, उसको मेरा डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा, वो बता देते हैं। तो जो है ये कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई डेटा जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करना चाहिए, खासकर जो सेंसिटिव डेटा और प्राइवेट डेटा है आपका। और जो है इंसान जो है लगता है उसे कि जो है दूसरे इंसान जो उसको जो है उससे बिल्कुल क्लोज है या फिर उसका बिल्कुल ट्रस्टेड है, लेकिन जो है यही जो उसका जो मिस्टेक है, इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे अटैकर्स हैकर्स जो हैं इसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, आपके ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं और आपके डेटा को लीक कर या फिर उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक कॉलर जो है कोई आईटी डिपार्टमेंट से आया, या मान लीजिए रजिस्टर ऑफिस से जो है कोई कह रहा है कि मैं बड़ा बाबू हूँ इस डिपार्टमेंट का, जल्दी से अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड दो। आपने जो है घबराहट में या आपने बेध्यानी में उसको दे दिया, तो ये जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक का एग्जाम्पल हुआ। या फिर उस कॉलर ने बताया कि आईटी डिपार्टमेंट का है, मैं सिस्टम अपग्रेड कर रहा हूँ, अपना पासवर्ड भेजो। आपने पासवर्ड भेज दिया, तो वो उस पासवर्ड भेजा, आपको पता नहीं कि वो बंदा किस आईटी डिपार्टमेंट में, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी कार्ड क्या है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। आपने बस उसने बोला कि जो मैं आईटी डिपार्टमेंट में, आपने यकीन किया, आपने पासवर्ड दे दिया। हो सकता है उसके पीछे कोई बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, या कोई जो है मैलिशियस यूजर हो, हैकर हो, उसने जो है मजाक में या जानबूझ के जो है वो आपके साथ प्रैंक कॉल किया हो, जानबूझ के कॉल करा हो, आपने वो डेटा डेटा लीक किया, उसके थ्रू आपके अकाउंट पे एक्सेस करके आपके डेटा को या यूनिवर्सिटी डेटा को वो चुराने की कोशिश कर सकता है। अब जो है चूंकि जो है ये स्टाफ ने खुद शेयर करा है, तो इसमें कोई एक्चुअल हैकिंग नहीं हुई है। आप हैकिंग जो है हैकिंग मतलब किसी सॉफ्टवेयर या किसी हार्डवेयर यूज नहीं किया है। आपको जो है मेंटली, आपको जो है आपका मेंटल ट्रस्ट, आपका मेंटेलिटी पर अटैक करके जो है उस बंदे ने आपसे इंफॉर्मेशन लीक कराई है। तो जो है इसे हैकिंग नहीं कर सकते, पर ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर आता है। या फिर किसी ने जो है कोई एक फेक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मान लीजिए यूनिवर्सिटी पेरोल से टीम ने, उसमें आपके सारे डिपार्टमेंट स्टाफ को डाल दिया। आपको लगा कि मेरे डिपार्टमेंट में और भी स्टाफ है, तो ये सही में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और आपने वहाँ पे जो है प्राइवेट इंफॉर्मेशन डेटा जो है डालना शुरू कर दिया। तो ये भी जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर आता है। तो हमेशा जो है चीज़ों को वैलिडेट करना चाहिए और ऑथेंटिकेट करना चाहिए कि ये वाकई में चीज़ें सही है कि नहीं। तो इसके जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि कभी भी क्रेडेंशियल्स को, अपने यूजर नेम पासवर्ड को कभी भी फोन या चैट पे शेयर नहीं करना है। जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी लिंक पे अनटिल अनलेस कि आप जीमेल का अगर लॉगिन पासवर्ड डाल रहे हो तो जीमेल की वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, फेसबुक पर डाल रहे हैं तो फेसबुक वेबसाइट पर डाल रहा हूँ। तो जो भी वेबसाइट है उसी वेबसाइट, बैंकिंग का है तो बैंकिंग वेबसाइट डालना। अदरवाइज आपको कहीं भी अपने जो है क्रेडेंशियल्स है, यूजर नेम पासवर्ड, ओटीपीज, तो कभी भी फोन या चैट या किसी लिंक पे आपको शेयर नहीं करना है। हमेशा जो है अननोन कॉलर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई क्या करिए, उससे पूछिए कि कौन है, क्या है, उसका एम्प्लॉयमेंट आईडी या क्या, बाकी सब चीज़ों के थ्रू उसको वैलिडेट करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगे कि कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है, कोई फ़ोन आया आपके पास, कोई ईमेल आया, कोई एसएमएस आया जो कि आपको लग रहा है कि सस्पिशियस है, उसे तुरंत आईटी सेल पे या साइबर पुलिस पे उसको तुरंत रिपोर्ट करें। कभी भी जो है इन चीज़ों को हल्के में ना लें, ये आप जो है बड़े अटैक से आपको बचा सकते हैं। फिर जो है आपका एक इंसाइडर थ्रेट होता है। इसमें क्या होता है कि जो है यूनिवर्सिटी के अंदर में जो लोग हैं, जो स्टाफ हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या कि स्टूडेंट भी हैं, वो भी कोई के क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं डेटा को, जानबूझ के या अनजाने में। तो जो है हमेशा जो है अटैकर या हैकर हमेशा यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही रह आ जाते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, और यूनिवर्सिटी के डेटा को लीक करने की जानबूझ के या अनजाने में कोशिश करते हैं। तो जो है थ्रेट जो है हमेशा बाहर से नहीं होता, वो अंदर भी से भी आ सकता है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मान लीजिए कि कोई स्टाफ मेंबर है, उसने एग्जाम के रिजल्ट को, कॉन्फिडेंशियल एग्जाम रिजल्ट को एक पेन ड्राइव में कॉपी करा और उसे बाहर 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 किसी और को दे दिया। अब ये जो उसने करा, तो ये उस बंदे ने जानबूझ के करा या अनजाने में करा, पर उसने जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक करा है, जो कि गलत है, जो कि जुर्म है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो जो है ये जो है एक थ्रेट का एग्जाम्पल है। दूसरा ये है कि किसी क्लर्क ने एक्सीडेंटली किसी को ईमेल कर दिया कोई सेंसिटिव स्टूडेंट डेटा जानबूझ या अनजाने में, तो ये भी जो है एक थ्रेट का टाइप है। इसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जो है हम एक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बनाएं, कि जिसका जो रोल है उसके पास उतना ही एक्सेस हो। जैसे पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के पास सिर्फ पोस्ट ऑफिस का ही डेटा का एक्सेस हो, और उस पोस्ट हॉल के अंदर रहने वाले जो रेस्टोरेंट है उनके ही डेटा का एक्सेस हो, किसी और डेटा एक्सेस ना हो। तो इसको जो है हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल करें। डिपार्टमेंट स्टाफ के पास उस डिपार्टमेंट का डेटा हो, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के पास पोस्ट ऑफिस का डेटा हो, रजिस्ट्रार ऑफिस वाले के पास जो है, और जो भी उसके पास रिक्वायर्ड, उसके पास अगर पोस्ट ऑफिस की जरूरत है तो जो है मान लीजिए उसके पास जो है सिर्फ अल्लामा इकबाल के पोस्ट ऑफिस की जरूरत है, उसने उसके पास एक्सेस सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल के पोस्ट ऑफिस का हो, उसके अलावा किसी और का ना हो। तो इसको जब हम लिमिट करते हैं एक्सेस को, तो वो कहलाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है इनसाइडर थ्रेट से बचने के लिए।
दूसरा ये है कि हमेशा जो सेंसिटिव सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, वो जिनमें से सेंसिटिव डेटा है, उनके जितने भी काम हो रहे हैं उनके उनके लॉग्स बनाए जाए। उनका जो है रजिस्टर में, जैसे हम फिजिकली में क्या करते हैं कि कोई भी लैब में स्टूडेंट आ रहा है तो हमने उसका रजिस्टर में एंट्री कराई, उसका लॉग क्रिएट करा। वैसे ही सिस्टम के केस में क्या होता है कि कंप्यूटर्स भी लॉग क्रिएट करते हैं, और खासकर उन लॉग्स को क्रिएट करना चाहिए जो कि सेंसिटिव डेटा को पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे हमने कोई सेंसिटिव डेटा कॉपी किया तो उसका एक लॉग क्रिएट हो जाना चाहिए कि इस यूजर ने इस टाइम पे ये डेटा जो है कॉपी करा है, ताकि जो है फर्दर जब फ्यूचर में लोग कोशिश करें पता लगाने की किसने जो है लीक करा या कैसे लीक करा, तो हमें हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद दूसरा ये है कि हमेशा स्टाफ को जो है एजुकेट करते रहें कि क्या जो है डेटा की मिस हैंडल का कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, ताकि स्टाफ हमेशा सतर्क रहें, हमेशा जो है विजिलेंट रहें कि जो है डेटा जो है खासकर सेंसिटिव डेटा वो गलत हाथों में ना जाए। फिर आपको मैंने बताया कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो है जहाँ पे एक से ज़्यादा लॉगिन प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रूफ आइडेंटिटी कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे 3 बताया है। पहला तरीका जो है आइडेंटिटी प्रूफ करने का ये है कि वो समथिंग यू नो, ऐसी चीज जो सिर्फ आप और आप ही जानते हैं, जो कि नॉर्मली आपका पासवर्ड होता है। समथिंग यू हैव, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि सिर्फ आपके पास और किसी के पास नहीं है, जैसे आपका फोन, आपका एटीएम कार्ड, आपका स्मार्ट कार्ड, ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपके पास हैं। दूसरे बंदे के पास दूसरा फोन होगा, दूसरा स्मार्ट कार्ड होगा, आपके पास अपना फोन होगा, अपना स्मार्ट कार्ड होगा। तो पहली चीज थी कि समथिंग यू नो, ऐसी चीज जो सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। दूसरी चीज से समथिंग यू हैव, ऐसी चीज जो सिर्फ आपके पास हो। और तीसरी चीज जो है समथिंग यू आर, ऐसी चीज जो सिर्फ आप ही हैं, जैसे आपका फिंगरप्रिंट है, जैसे आपका फेस आईडी है। ये ऐसी चीजें हैं जो यूनिक हैं हर आदमी के लिए। ये जो है आप कभी भी कॉपी नहीं कर पाए, फिंगरप्रिंट का डेटा कॉपी नहीं हो सकता, फेस आईडी कॉपी नहीं हो सकता। आप फोन चोरी करा सकते हैं, आप अपने पासवर्ड चोरी करा सकते हैं, आप अपने एटीएम कार्ड चोरी करा सकते हैं, आप अपने जो है स्मार्ट कार्ड चोरी करा सकते हैं, पर अपने फिंगरप्रिंट को, अपने फेस को, ये आप चोरी नहीं करा सकते हैं, है ना। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं जो कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने में काम आती हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों अगर अगर एक इसमें से चोरी हो भी गया तो जो बाकी दूसरे तरीके हैं उसके थ्रू जो है हम एक्सेस को लिमिट कर सकते हैं। जैसे किसी लोग, किसी स्टाफ ने जो यूनिवर्सिटी पेरोल सिस्टम में एक्सेस करना चाहा, तो उसके पास कम से कम 2 तरीका हो, या तो पासवर्ड का हो या ओटीपी का हो, जिसके थ्रू जो है दोनों को उसको जो है वैलिडेट करना है। अदरवाइज जो है वो सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें जो है बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा जहां हो सके वहां मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें, और जो है ऑथेंटिकेटर एप्स का यूज करें इंस्टेड ऑफ एसएमएस ओटीपी। जो ओटीपी आपको एसएमएस से आते हैं वो उतने सिक्योर नहीं होते। उसके लिए एक अलग जो है एक अलग एप्स बने हुए हैं। गूगल का जो है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप करके, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, तो आपको एक नया ऐप मिलेगा जिसमें जो है वो ओटीपी वाला सिस्टम ही है। बस ये है कि वो एसएमएस के थ्रू नहीं होता, वो ओटीपी वहीं पे जनरेट हो रहा होता है। तो जब भी आपको ओटीपी की जरूरत होती है तो आपको एसएमएस की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप उस ऐप पे जाएं, वहां से ओटीपी कॉपी करें, और जो है जहां भी आपको पेस्ट करना वहां पेस्ट करें। तो ये ऑथेंटिकेटर ऐप्स जो हैं कई सारे हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा जो यूजफुल है आपका गूगल ऑथेंटिकेटर है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, और भी जो है कई सारे ऑथेंटिकेटर ऐप्स हैं, पर ये 2 सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऐप्स हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। फिर जो है मैंने आपको अपने शुरू में बताया था कि पासवर्ड मैनेजर्स होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पासवर्ड स्टोर करते हैं। इसमें आप हर अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं। अब ये पासवर्ड मैनेजर का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो है नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है वीक या रीयूज करते हैं पासवर्ड को, तो बहुत ही कमज़ोर सा पासवर्ड बनाएंगे या रीयूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम लुकमान है, तो मैंने लुकमान 123 बना दिया, या फिर जो है मैंने बना दिया पासवर्ड बना दिया। तो इस तरह के जो पासवर्ड हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो हर बच्चा जानता है, वो उस तरह पासवर्ड बना देने से क्या होता है कि कोई भी जो है बंदा ट्रायल एंड गेस से गेस कर करके कहीं कभी ना कभी जो है पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, 10वें टर्म में आपके पासवर्ड को जो है वो क्रैक कर लेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ दिक्कत ये है, हो सकता है हम भूल जाएं, कि हो सकता है हमने कहाँ पे कैपिटल एस लगाया था, कहाँ पे स्मॉल लगाया था, कहाँ पे नंबर यूज किया, कहाँ पे जो है दूसरे कैरेक्टर्स यूज करे थे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड मैनेजर यूज करते हैं। पासवर्ड मैनेजर क्या करते हैं कि वो हर वेबसाइट का अलग अलग पासवर्ड जो है अपने पास स्टोर रखते हैं। जब भी आपको उस वेबसाइट पे एक्सेस करना होगा, पासवर्ड मैनेजर खुद ब खुद वो पासवर्ड आपके बिहाफ में उस वेबसाइट में इंसर्ट करा देगा,
और आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, और आप पासवर्ड जो है 12 या उससे 12 कैरेक्टर या उससे बड़े, और जो है मिक्स्ड कैरेक्टर्स जो हर जगह लगभग यूनिवर्सिटी अप्लाई हो चुका है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और उसको बिना याद किए, बिना आपको दिक्कत परेशानी आए हुए आप जो है सिक्योर पासवर्ड का इस्तेमाल और यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कभी भी पासवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा पासवर्ड को जो है चेंज करते रहना चाहिए पीरियडिकली, 6 महीने पे, 3 महीने पे, जो भी आपको सही टाइम पीरियड लगता है उस टाइम पीरियड के दौरान आप उसको चेंज करते रहें। और हमेशा कोई ना कोई ट्रस्टेड पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करें। अगर आपसे पासवर्ड याद नहीं रह पा रहा तो आप पहले से इस्टेब्लिश्ड पासवर्ड मैनेजर जैसे बिटवार्डन, लास्ट पास, वन पासवर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो है आप अपने पासवर्ड को अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो ये आपके बिहाफ पे स्टोर करके आपको जो है जहाँ भी लॉगिन करना है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर एक चीज़ होती है इंक्रिप्शन। इसमें जो है इंक्रिप्शन जो होता है वो क्या करता है कि डेटा को जो है अनरीडेबल कोड में बदलता है, ऐसा कोड जो कि आम इंसान के लिए नामुमकिन है कि वो उसको तोड़ पाए। उससे देख के वो समझ नहीं पाएगा कि ना वो क्या कहना चाह रहा है, वो उसमें क्या लिखा हुआ है, अनटिल अनलेस कि आपके पास एक की है। उस की का इस्तेमाल करके ही आप उस कोड को ब्रेक कर सकते हैं, और जो उसके अंदर डेटा है उसको आप देख सकते हैं। डेटा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डेटा एट रेस्ट और डेटा इन ट्रांजिट। जब डेटा आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है, आपके पेन ड्राइव में स्टोर है, आपके कंप्यूटर में स्टोर है, तो वो डेटा एट रेस्ट कहलाते हैं, जो कि स्टोर्ड फाइल्स होते हैं, जैसे एग्जाम रिजल्ट आपके सर्वर पर स्टोर्ड है। डेटा इन ट्रांजिट का मतलब है कि जब डेटा जो है अक्रॉस द नेटवर्क मूव कर रहा हो। नेटवर्क में आपका सबसे बड़ा नेटवर्क जो है इंटरनेट है। तो इंटरनेट का एग्जांपल क्या है, जैसे आपके ईमेल्स हैं, आपके वीडियो कॉल्स हैं, आपके वॉइस चैट्स हैं, आपके सोशल मीडिया हैं। जब डेटा आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, आपके मोबाइल से जो है इंस्टाग्राम पे जैसे आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो जो आपका फोटो अपलोड हो रहा है इंस्टाग्राम के दौरान, वो आपका डेटा इन ट्रांजिट कहलाता है। वो इन्फॉर्मेशन है आपकी जो कि मूव कर रही है अक्रॉस द नेटवर्क। तो जो है दो तरह के ये डेटा होते हैं। जो है इंक्रिप्शन जो है दोनों तरह के डेटा को जो है सेफ गार्ड करता है, डेटा एट रेस्ट को भी और डेटा इन ट्रांजिट को भी। अगर जो है डेटा आपका जो है किसी तरह से चोरी हो गया तो भी जो है इंक्रिप्टेड डेटा को कोई देख नहीं सकता, यूजलेस है उसके लिए, अनटिल अनलेस उसके पास डिक्रिप्शन की हो। अगर डिक्रिप्शन की नहीं है तो वो उसको देख नहीं सकता, उसके पास, उसके लिए वो यूजलेस है। तो जो है जैसे कोई स्टाफ है, जैसे जीमेल और जूम मीटिंग का यूज कर रहा है, उस दौरान जो है कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड है, तो कोई बाहर का बंदा आके भी उस कंटेंट को एक्सेस करना चाहेगा, उस कम्युनिकेशन को एक्सेस करना चाहेगा, तो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेटा जो है वो पहले से इंक्रिप्टेड है, उसके पास की नहीं है उसके लिए। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि आप हमेशा डेटा को, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आपके इंक्रिप्टेड फोल्डर्स में आए। इंक्रिप्टेड फोल्डर जो है विंडोज के अंदर आप फैसिलिटी है, आप गूगल सर्च करेंगे कि हाउ टू इंक्रिप्ट फोल्डर्स इन विंडोज, विंडोज 10 और विंडोज 11 में खास करके है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर डेटा जो भी होगा वो इंक्रिप्टेड होगा, कोई तीसरा बंदा आके आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जब भी आप वेबसाइट्स पे जाएं तो हमेशा चेक करें कि ग्रीन पैडलॉक या एस ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लिखा होना चाहिए यूआरएल के शुरुआत में। आपका जो यूआरएल है google.com, facebook.com, उसके शुरुआत में हमेशा HTTPS होना चाहिए। ये आपको हमेशा इंश्योर करना चाहिए, बैंकिंग के लिए भी है, ये आपके सारे सेंसिटिव वेबसाइट्स के लिए भी है, और नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए भी। हर वेबसाइट जो आप एक्सेस करें वो हमेशा जो है HTTPS से ही एक्सेस करें, आपके इंफॉर्मेशन लीकेज के लिए वो बचाता है वो। तीसरा ये है कि जब अगर आप क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव और वन ड्राइव का यूज़ करते हैं, तो ये जो है क्लाइंट गूगल ड्राइव में भी इंक्रिप्टेड डेटा अपलोड करने का ऑप्शन है, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन कहलाता है गूगल ड्राइव में। वो जो लोग जिन्होंने पैसे से गूगल ड्राइव खरीद रखा है, 100 रुपये या 130 रुपये जो भी उसका रेट है, उनको जो है ये एक्सेस मिलता है। तो वो क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे इंक्रिप्टेड डेटा और उसी वक्त ही अपलोड कर सकते हैं। वन ड्राइव में भी जो है पर्सनल वॉल्ट का सिस्टम है, ये फ्री और पेड दोनों यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर जो भी डेटा डालता है वो सारे इंक्रिप्टेड होते हैं। या फिर हम कोई थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते हैं, EXCrypt नाम का एक टूल है, वो क्या करता है कि डेटा अपलोड होने से पहले इसको इंक्रिप्ट कर देता है, और उसका एक जो है सिक्योरिटी की बना देता है। वो सिक्योरिटी की सिर्फ आपके पास है, जब तक आपके पास वो की है तब तक वो डेटा जो है आप देख सकते हैं। जैसे ही वो की आपके पास से भी चली गई, वो डेटा कोई नहीं दे सकता, वो डेटा लॉस हो गया सबके लिए। तो सिक्योरिटी की को सही से मैनेज करना, सेव करना, वो आपकी जिम्मेदारी अपनी होती है। फिर जो है आपका फायरवॉल, एंटीवायरस, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन होता है। फायरवॉल जो होते हैं वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, जो कि कंट्रोल करता है कि क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है इस नेटवर्क में से। एंटीवायरस जो है वो आपके जो है वायरसेस और अदर मैलिशियस फाइल्स को रिमूव करता है। जब हम फायरवॉल और एंटीवायरस को मिला देते हैं
एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है एंटीवायरस और फायरवॉल का, तो वो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन कहलाता है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मतलब है कि वो सारा का सारा सिक्योरिटी पैकेज, जितने भी सिक्योरिटी के हो सकते हैं, फायरवॉल, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, जितने भी टूल हो सकते हैं, सब के सब एक जगह एक सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए, तो वो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन कहलाता है। तो इसके एग्जांपल है कि फायरवॉल ब्लॉक करता है वेबसाइट लिंक को, सस्पिशियस वेबसाइट लिंक को, एंटीवायरस जो है वायरस को स्टॉप करता है, और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जो है यूनिवर्सल लैपटॉप को सेव करता है। ठीक है, तो इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप फायरवॉल को हमेशा ऑन रखें, अपने एंटीवायरस डेफिनेशंस को हमेशा अपडेट करते रहें, और जो है अगर आपके पास एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है तो उसे इनेबल करें हर सिस्टम के लिए। अब आइए दूसरी बात जो है वो है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में जो है सबसे पहली बात जो है कि हम जो है हम जो इंसान हैं, हम क्या करते हैं कि हम ऐसे पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं जो हमें आसानी से याद रखें। और सबसे आसानी से याद रहने वाली चीज़ें जो है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारे मदर्स ने, हमारा फादर्स ने, हमारा अपना नाम, हमारे जो ऐसे डिटेल्स जो कि है तो हमारे पर्सनल, लेकिन जो है आसानी से जो लोग गेस कर सकते हैं। इस वजह से जो है हम जो है पासवर्ड बाय इनहेरेंटली वीक बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के अपने तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का है कि कम से कम 12 कैरेक्टर का यूज करें आप, जिसमें अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर, नंबर्स और सिंबल्स चारों हों। ये चारों चीज़ों का जब मिक्सअप होता है और कम से कम 12 कैरेक्टर ऐसे होते हैं, तो जो है जो पासवर्ड बन के आता है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन के आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड बनाया सेफ वर्क #2025। अब मैं अगर इसे सेफ वर्क #2025 से याद रखूं तो मेरे लिए आसानी है। पर अब मैंने यहाँ आपने देखा कि मैंने ए को एट से रिप्लेस कर दिया और ई को 3 से रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हुआ। ए को एट से रिप्लेस किया और ई को 3 से रिप्लेस किया, लेकिन जो है मुझे याद रखना है क्या है, मुझे याद रखना है सेफ वर्क #2025। 2025 ये साल चल रहा है, और जो है हैश जो है कॉमन का सिंबल है, सेफ वर्क है, ए की जगह पे ऐट है, ई की जगह पे 3 है, सेफ वर्क #2025, आखिरी में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से इस तरह के पासवर्ड बनाएं जो आपको एक कॉमन फ्रेज, जो आपको मालूम है कि ये फ्रेजेज हैं जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मान लीजिए मैं यूज़ करता हूँ आई एम अलिगेरियन, तो जो है मैंने क्या करा, आई एम अलिगेरियन है तो आई कैपिटल रखा, ए को एट से प्लेस कर दिया और एम को एम रहने दिया, फिर अलिगेरियन का ए कैपिटल कर दिया। इवन कि आप ये इस तरह का पासवर्ड भी बनाएंगे तो वो भी बहुत ही सिक्योर है किसी हैकिंग के लिए, क्योंकि ये 12 कैरेक्टर से है, 12 कैरेक्टर का है, और प्लस हमने क्या करा इसमें जो है अपर केस लोअर केस का जो है मिलाया है, और उसमें थोड़ी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें हम चाहे तो कोई साल ऐड कर दें, 2020 डाल दीजिए, 2022 डाल दीजिए, 1990 डाल दीजिए, जो ऐसा साल जो आपको रिमेम्बरल हो वो ऐसा उस तरह का कोई साल डाल दीजिए, उससे नंबर ऐड हो जाएगा आपको। तो इस तरह के पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाते हैं। इनकेस कि अगर आपसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड याद नहीं रखता तो आप पासवर्ड मैनेजर्स का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके बिहाफ पे स्टोर करते हैं और जो है आपके लॉगिन में आपको हेल्प भी करते हैं। फिर आपका ये है कि दूसरा पॉइंट है शेयरिंग क्रेडेंशियल्स विद कलीग, कि आपने गलती से किसी और को अपना यूजर नेम पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स भेज दिया। अब इससे क्या दिक्कत आएगी, अकाउंटेबिलिटी की, किसने करा, आपने करा या उस बंदे ने जिसको आपने शेयर किया, किसने गलती करी। तो जो है वन अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे जो है वायलेट होती है। अगर किसी ने मिसयूज किया तो अब किसको ब्लेम किया जाए। और जो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी पॉलिसी को भी ब्रेक करा है। यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी पॉलिसी में साफ साफ है कि जिसको असाइन किया गया है वो क्रेडेंशियल वही उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आप जो है यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी पॉलिसी को भी ब्रेक कर रहे हैं। तो जो है इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि आप क्रेडेंशियल्स कभी भी शेयर ना करें। एक अगर आप किसी को आपको शेयर करना भी है तो आप रिक्वेस्ट करें आईटी सेल को कि वो प्रोवाइड करें, तो वो ऑफिशियली उस बंदे को ऑफिशियल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, आप अपना एक्सेस उसे नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप डेलीगेशन या शेयर्ड एक्सेस फीचर का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटी सेल को पहले ही बता दें कि जो है हम जो है इस काम को डेलीगेट कर रहे हैं, इस काम को दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, या जो है शेयर्ड एक्सेस है, इस फीचर के लिए हम शेयर्ड एक्सेस ले रहे हैं। आईटी सेल या बाकी ऑफिसर्स को पता रहने से क्या होता है कि जो है अकाउंटेबिलिटी और आप जो है मिसयूज जो है वो आपका कम से कम हो जाता है। फिर तीसरा ये है कि अनऑथराइज एक्सेस स्टूडेंट या स्टाफ के थ्रू, मैंने आपको बताया कि जो है कोई इंसान जो है किसी सिस्टम या रूम या फाइल को बिना परमिशन के एक्सेस ना कर पाए। तो जैसे स्टूडेंट ने जो है किसी एडमिन अकाउंट का पासवर्ड निकाल लिया तो वो वहाँ से जाके अटेंडेंस रिकॉर्ड या अपने मार्क्स रिकॉर्ड या दूसरे रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है। इसके लिए सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो या तो सबसे पहला है कि आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो मैंने आपको पीछे डिस्कस करा था वो इम्प्लीमेंट करें, और आप मैंडेटरीली जो है या चेंज करवाएं डिफॉल्ट और टेम्पररी पासवर्ड्स को। और जब भी आप अपना डिस्क लीव करें तो अपनी स्क्रीन को लॉक करते हुए जाएं। फिर एक और जो टेल गेटिंग बहुत ही कॉमन अप्रोच है, कॉर्पोरेट में बहुत से लोग करते हैं,
जो कि गलत है। वो है कि आप क्या होता है कि कोई इंसान है जिसके पास क्रेडेंशियल तो है, और वो अपना क्रेडेंशियल्स का यूज करके किसी रूम या किसी सर्विस को एक्सेस करता है। उसने तो एक्सेस किया, लेकिन जो है उसने जो है वो जैसे ही उसने दाखिल करा, जैसे ही वो उसका सिस्टम के अंदर गया, उसके पीछे पीछे दूसरे बंदे ने घुस गया। उसने अपना आईडी कार्ड या अपना एक्सेस यूज नहीं करा, और वो उस बंदे के पीछे पीछे निकल गया। जैसे लोग मेट्रो में करते हैं कि मेट्रो में कोई किसी बंदे ने अपना स्मार्ट कार्ड लगाया और जो है वो अपना निकल रहा, पीछे से जल्दी से एक आदमी उसके साथ साथ करके निकल गया। इसको टेल गेटिंग कहते हैं, जो कि गलत है। इससे जो है अकाउंट यही सेम इश्यूज अकाउंटेबिलिटी और जो है मिस यूज का प्रॉब्लम आ सकता है। कि जो है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने जो है फिजिकल पेपर्स या सर्वर्स पर डाल रखे हैं, स्टूडेंट को फाइल डाल रखे हैं। अगर जो है हमें पता नहीं कि किस बंदे ने जो है एक्सेस करा है, इसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोगों को पोलाइटली मना करें कि आप बिना आईडी के आप जो है इस सर्विस को या इस रूम में आप दाखिल ना हो, या फिर जो है आप सिक्योरिटी गार्ड्स को या दूसरे लोगों को इत्तला करें कि ये जो बंदा है ये जो है टेलगेट किया है या इसने जो है अनऑथराइज एक्सेस लिया है, प्लस जो है सिक्योरिटी को रिपोर्ट करें। फिर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो जब भी कोई इंसिडेंट हो उसको तुरंत तुरंत रिपोर्ट करें। तो जो है इसमें रिपोर्ट करने के लिए आपके पास आईटी सेल या कंप्यूटर सेंटर हेल्प डेस्क है। कभी भी मिस्टेक्स को छुपाए नहीं। अगर आपको मालूम हो या ना मालूम हो आपको कि जो है कुछ गलती हुई है या कोई इशू आया है कि नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने आईटी सेल को तुरंत जो है उसके बारे में इन्फॉर्म करें, ताकि अगर वो गलत फॉल्स पॉजिटिव भी है तो भी जो है कोई गलत चीज़ ना हो। उससे बेहतर है कि आप उसका रिपोर्ट कर दें, आईटी सेल आकर उसको वेरीफाई खुद कर लेगा। तो जो है रिपोर्टिंग ज़रूर किया करें। अब जो है स्कैम्स के बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। ये लॉटरीज, लोन, पार्ट टाइम जॉब के ये स्कैम आपने बहुत सारे देखे होंगे, जो आपके व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया, आपके यूट्यूब पे आपको दिखते होंगे। तो इन स्कैम्स के बारे में आपको इसके बारे में और भी अच्छे से आगे बताऊंगा। तो ये स्कैम से बचना चाहिए, जो कि ट्रिक करते हैं स्टाफ को पैसे लूज करने के लिए, पर्सनल डिटेल करने के लिए। इसके लिए इनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि जो है अगर आपको लगे कि कोई ऑफर आपको मिला है या कोई अपॉर्चुनिटी है जो जरूरत से ज्यादा ही अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि ये जो है जैसे मान लीजिए कि कोई जो है बहुत ही लोअर एक्सेस की जॉब है, उसमें आपको 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख इस तरह का सैलरी ऑफर कर रहे हैं, जो आपको मालूम है ये पॉसिबल है ही नहीं। तो वो हमेशा ही फेक होते हैं। वो हमेशा ही फेक होते हैं। तो कभी भी इन ट्रैप्स में नहीं फंसना चाहिए, इन चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। कभी भी पैसे या डॉक्यूमेंट को अननोन लोगों के पास नहीं भेजना चाहिए। और हमेशा जब भी कोई जॉब आपको मिले, या आपको कोई फाइनेंशियल स्कीम मिले, या LIC मिले, आपको जो इंश्योरेंस मिले, आपको FD मिले, आपको जो भी फाइनेंशियल स्कीम मिलती हो, या आपको कोई भी जॉब ऑफर मिलता है, उसको हमेशा वेरीफाई करें। उस बैंक पर जाके या जो भी ऑफिशियल चैनल है उस ऑफिशियल चैनल पर जाके आप उसको हमेशा वेरीफाई करें। कभी भी जो है सोशल मीडिया पे जो है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करें कि जो है मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं जो हूँ 10 दिन नहीं रहूँगा। ये जो है लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है उसी में से कोई क्रिमिनल हो जो जो आपके पोस्ट को देखा कि आपने बताया कि मान लीजिए कि मैं 1 सितंबर 10 सितंबर अलीगढ़ में नहीं रहूँगा, उसने देख लिया, वो आपके घर पे या आपके ऑफिस पे आके आपकी चीज़ों को चुरा सकता है या आपकी चीज़ों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो कभी चीज़ों को जो है ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल नहीं शेयर करना चाहिए। अगर आपको पर्सनल शेयर करना भी, अगर आप अपने वेकेशन को शेयर करना भी चाहते हैं, तो जब आप वेकेशन से आ जाएं उसके बाद करें कभी, लेकिन जो है कभी भी लाइव कभी भी उसी टाइम पे नहीं करें। तो सबसे बेस्ट है कि कभी भी जो एग्जैक्ट ट्रैवल डेट या ऑफिस रूटीन शेयर ना करें। कभी भी कॉन्फिडेंशियल ऑफिस डेटा को ऑनलाइन शेयर ना करें। और जो है हमेशा प्राइवेट अकाउंट सेटिंग का यूज करें। कभी भी जो है किसी चीज़ को पब्लिक पोस्ट ना करें। पब्लिक पोस्ट करने से पहले आप ध्यान रखें कि वो ऐसी चीज़ हो जो कि पब्लिक डालने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। फिर है कि अब डेली डिजिटल लाइफ में हम किस तरह से चीज़ों रखें, तो आपका सबसे पहला है कि पॉज मेथड कहलाता है। इसमें है कि हम 10 सेकंड लेते हैं किसी भी चीज़ को रिप्लाई करने से पहले। हमारे पास कोई ईमेल आया, हमारे पास कोई व्हाट्सअप आया, हमारे पास कोई SMS आया, तो हमने क्या करा, हमने पहले 10 सेकंड का पॉज लिया और सबसे पहले ये देखा कि जो है पर्सन जो है मैं इस पर्सन को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। उसका नाम चेक करा कि मैं इस साहब को मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ। और जब हमने नाम देखा तो उसके बाद उसका एड्रेस देखा कि जो है ईमेल है तो उसका क्या है, या फिर उसका व्हाट्सएप है तो उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो जो है जो भी उसका एड्रेस है उस एड्रेस पे देखा कि वो एड्रेस में कोई गलती ना हो। मैंने आपको बताया कि आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाना है और आपको डॉट बाय डॉट जाना है। आपको देखना है कहीं पे एक कैरेक्टर का भी अगर आगे पीछे है तो जो है वो एड्रेस गलत हो सकता है, वो फेक हो सकता है, वो स्पैम हो सकता है, और आपको उसको रिप्लाई नहीं करना है, कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है।
अब कभी भी जो आपको अगर तीसरा चीज जो आपको देखनी है उसमें अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने भेजा कि नहीं इमीडिएट एक्शन करो, आप पेनाल्टी करो, अकाउंट क्लोज कर देंगे हम, आप पर प्रेशर टैक्टिक का यूज किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो स्पैम या फिर आपके साथ कोई जो है मिसचीफ कर रहा है, तो जो है इसका आपके साथ जो है हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है। कभी भी कोई भी इवेंट की पुलिस हो या कोई भी अथॉरिटी हो, कभी भी आपको प्रेशर टैक्टिक के अंदर नहीं जाना है। पहले चीज़ों को जो है समझना है, उसके सोर्सेज को देखना है। जब आप सोर्सेज से वेरीफाई हो लिया, आप इत्मीनान हो गए कि नहीं ये सही चीज़ है, सही सही बंदे ने मुझे भेजा, तभी आपको करना। अगर खासकर तब जो उसमें अर्जेंसी वाली हो कि इमीडिएट एक्शन करो और पेनाल्टी होगी नहीं तो या अकाउंट क्लोज कर देंगे, अर्जेंसी नहीं उसके अंदर होना चाहिए। ये सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। क्या जो है आपने जो है आप सोच रहे थे किसी ने आपको हैप्पी बर्थडे ईमेल भेजा है, आप उसमें सोच रहे थे कि आपको सिर्फ एक मेल आएगा, उसके साथ आपको अटैचमेंट आ रहा है, आपके साथ मीडिया आ रहा है, आपको वीडियो भेजा है, आपको ऑडियो भेजा है। तो अगर इस तरह के अटैचमेंट या किस तरह की फाइल आपको भेजी गई है, तो कभी भी उसको खोलना नहीं चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो मोस्ट 90% केसेस में वो जो है वायरसेस या दूसरे मालवेयर्स ही होंगे। और आखिरी में ये है कि जो है आप जो है एक्सटेंशन, सॉरी, सो आप एक्सटेंशन को हमेशा ध्यान रखें कि एक्सटेंशन जो है फाइल का जो एक्सटेंशन है उसकी आखिरी के 2-3 जो लेटर है वो क्या है। हमेशा जो है ध्यान रखें कि फाइल के आखिरी 3 लेटर जो होते हैं सबसे आखिरी, शुरुआत में चाहे वो कुछ भी लिखा हो, डॉट पीडीएफ लिखा हो या EXE लिखा हो, लेकिन आखिरी के जो 3 उन्हीं को यूज करें। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आप जो है सेपरेट चैनल के थ्रू वेरीफाई करें। फिशिंग है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें और डिलीट कर दें। और जो है उस अपने वाईफाई को डिस्कनेक्ट, अगर आपको लगा कि आपने किस चीज़ पर क्लिक कर दिया है तो आप वाईफाई डिस्कनेक्ट करो और उसको आपने IT सेल को बताएं, AMU कंप्यूटर सेंटर को बताएं और पासवर्ड को तुरंत चेंज करें। अब इसमें जो है फेक जॉब ऑफर्स होते हैं, स्कॉलरशिप होते हैं, स्कैम होते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि हम आपको 5,000 रुपये पर डे देंगे। पहले आपको 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर आप अपना आधार कार्ड अपलोड करिए और 500 रुपये पे करिए, हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इस तरह के जो मेल्स होते हैं या मैसेजेस होते हैं वो स्कैम होते हैं। इसमें हमेशा चेक करना चाहिए कि ऑफिशियल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट पोर्टल की तरफ से आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया तो आप इसको डिस्कार्ड करें। अगर आपने जो है कभी भी पैसे अप्लाई करने के लिए आपको पैसे नहीं देने चाहिए, चाहे जो वो जॉब हो, स्कॉलरशिप हो, आप पहले चीज़ों को पता करें और जो है कभी अपने करियर सेल या स्कॉलरशिप ऑफिस से वेरीफाई करें। अगर आपको ये सब चीज़ें कभी भी आपको लगे कोई पेमेंट है तो वो लेजिटिमेट है, तो आपको पता करना चाहिए कि आपके करियर सेल से, स्कॉलरशिप ऑफिस से कि हाँ ये वाकई में ये स्कीम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको पे ना करें। फिर आपका बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज है, उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो है एक दो कैरेक्टर को आगे पीछे करके जो है आपको जो है एक जैसे आपको लगेगा कि AMU.AC.in से आ रहा है, लेकिन जो है आ रहा है वो AMU-in.ac से। और आपको जो है इस तरह से आपसे डेटा निकलवाने की कोशिश की जाएगी कि अर्जेंटली जो है 3 लाख रुपये भेजो या लास्ट सेमेस्टर का स्टाफ का बैंक डिटेल भेजो, जो आपको नहीं करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ईमेल के बेसिस पर नहीं शेयर करना है। आपको न जो है नोन नंबर से कॉल बैक जब तक ना आए तब तक आपको नंबर जो है कोई भी दिया हुआ ईमेल में, आपको जब तक नोन नंबर से कॉल बैक ना आए तो आपको जो है उस पर रिप्लाई नहीं करना है। आपको 2 लोगों का अप्रूवल जो है हमेशा लेना चाहिए बैंक चेंजेस और लार्ज पेमेंट्स से पहले। कम से कम 2 लोगों का अप्रूवल हो उस चीज़ पे। और जो अपने IT यानी कंप्यूटर सेंटर को जो है बैनर्स जो है स्टैंडर्ड सेंटर्स और डीमार्ट के कंप्यूटर सेंटर वाले करते हैं, हमेशा ईमेल के अंदर ऐड करवाना चाहिए। उसके बाद है स्पैम और जंक फिल्टरिंग। इसमें आपका जो है जो भी रिपोर्ट स्पैम रिपोर्ट फिशिंग टूल होते हैं ईमेल्स में, आपके व्हाट्सएप में, वहाँ पर उसको इस्तेमाल करें। और जो है जो भी प्रोसेसिंग सेंटर उनको हमेशा ब्लॉक करें। जो बंदा मान नहीं रहा वो आपको भेजा जा रहा है स्पैम मैसेज, उसको आप ब्लॉक करें। आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप ईमेल में देखते होंगे कि अनसब्सक्राइब बटन देता है, उसको जरूर क्लिक करें अगर आपको लगता है ईमेल सही नहीं है। और स्पैम फोल्डर को हमेशा चेक करते रहें ताकि जो है कोई गलत कोई ऐसा मेल आपके स्पैम में ना चला हो। उसके बाद फाइनली जो है आपका सिक्योर कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप ग्रुप, टीम्स, जोहो में मीट, ये सब है जिसमें आप हमेशा ऑफिशियल ईमेल टीम या गूगल वर्कस्पेस का यूज़ करें डेटा को शेयर करने के लिए। डेटा शेयर करना है वो आपको हमेशा ऑफिशियल ईमेल से करना है, ऑफिशियल टीम आईडी से करना है, ऑफिशियल गूगल स्पेस से करना है, वर्क स्पेस से करना है। या फिर अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन व्हाट्सएप में आ चुका है, तो व्हाट्सएप पे भी सिर्फ ऐसी चीज़ें शेयर करें जो कि बहुत ही प्राइवेट ना हो और जो है कॉन्फिडेंशियल ना हो। और जो ग्रुप्स को जो हमेशा लॉक रखें, किसी अननोन बंदे को आने ना दें, सिर्फ एडमिन ही बना मेंबर्स को ऐड कर सकता हो, इस तरह का फीचर रखें। और मीडिया ऑटो डाउनलोड पर डिसेबल करें।
ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कम्युनिकेशन सिक्योर करती हैं। व्हाट्सएप के केस में आपकी जूम मीटिंग में आप हमेशा मीटिंग्स में जो है पासवर्ड का यूज़ करें, वेटिंग रूम्स का यूज़ करें और जो है ऑथेंटिकेट ज्वाइन का यूज़ करें। उसके बाद जो है आपका डिजिटल फुटप्रिंट अवेयरनेस है कि आप अपने डिजिटल सोशल मीडिया पे आप अपना क्या अपलोड करते हैं। आपका पब्लिक पे पिक्चर जो है, आपके फैमिली के पिक्चर्स, आपके बच्चों के पिक्चर क्या अपलोड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का ही बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो कभी भी जो है ओवर शेयरिंग ना करें कि जो है मैं जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैं 1 से 10 सितंबर जा रहा हूँ, ऑफिस बंद रहेगा, जो कि हैकर्स को या दूसरे लोगों को बता रहा है कि आपका घर, आपका ऑफिस जो है एम्प्टी रहने वाला है, या जो है आपने कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो ये सब चीज़ें आपको कभी भी जो है वो अपलोड नहीं करनी है। और अपना डिजिटल फुटप्रिंट का हमेशा ख्याल रखना है कि कोई ऐसी चीज़ हम शेयर ना करें जिसकी वजह से जो है कोई डेटा लीक कर रहा हो। अनअप्रूव टूल, पायरेटेड टूल या क्रैक टूल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा जो है इस तरह लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है जिसमें डेटा प्रोटेक्शन एग्रीमेंट नहीं हो, या कोई ऑडिट ट्रेल नहीं हो, या गारंटी डिक्रिप्शन नहीं हो। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें डेटा प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ना हो, ऑडिट ट्रेल ना हो और गारंटी डिक्रिप्शन ना हो, तो वो टूल यूज़ नहीं करना है। डेटा जो है, ऐसे टूल जो है हो सकता है बाहर स्टोर कर रहा हूँ, चाइना में स्टोर कर रहा हूँ, यूएस में कर रहा हूँ, यूरोप में कर रहा हूँ, या किसी गलत कंट्री में कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी शेयर कर रहा हूँ, या अपना एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है आपको ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने हैं। और आपको जो है मान लीजिए कि कोई स्टाफ है, वो उसने जो है कोई अनअप्रूव टूल यूज़ करा, वो चला गया, तो अब वो चला गया तो उसका एक्सेस भी चला जाएगा। तो जो है उसकी वजह से क्या है कि आपको रिस्क फेस करना पड़ जाएगा। अब इसमें अब आते हैं कॉमन फ्रॉड्स एंड स्कैम्स में। सबसे पहला जॉब फ्रॉड है। जैसा आपको बताया कि जो है आपसे पैसे मांगे जाएंगे या फिर आपको ईमेल भेजेंगे कि आपको जो है कुछ छोटे मोटे से काम करना है, उसके लिए आपको 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये दे रहे हैं। इस तरह के जो है ज़्यादातर जो ईमेल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, वो जॉब फ्रॉड के होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ऑथेंटिक पोर्टल पे ही अप्लाई करें। हमेशा कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें और जो है वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी को गो थ्रू करें। कभी भी जो है डिटेल्स, हमेशा डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करें शेयर करने से पहले। और जो है जॉब मिलने से पहले कभी भी जो है उसके लिए पेमेंट ना करें कि जो है मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, उससे पहले हमने जो है 10 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये भेज दिया तो मुझे ये जॉब चाहिए, मैं ये पैसे भेज रहा हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक आपको जॉब शुरू ना हो जाए। आपको जॉब को शुरू करने के लिए कभी भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। आपको ज़्यादातर पता है कि कभी इस तरह की चीज़ों में पेमेंट नहीं करना होता, तो आपको कभी भी कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आए या ईमेल आए तो आपको इस पर एक्शन नहीं लेना है। इसी तरह शादी में भी होता है कि लोग जो है फर्जी फेक प्रोफाइल बनाते हैं मैट्रिमोनियल साइट पे। अब उसमें क्या होता है कि आप तो अपना फ़ोन नंबर, फोटो, एड्रेस डाले हुए हैं, बाद में इसी चीज़ का इस्तेमाल करके जो है अपोजिट पार्टी वाला है वो आपको इमोशनल मैनिपुलेट कर रहा है या फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से जो है हमेशा प्रोफाइल जो कि पैसे ट्रांसफर या अर्जेंट हेल्प मांग रहे हो, उन प्रोफाइल को तो आप सीधे ब्लॉक कर दें। या फिर ऐसे प्रोफाइल जो कि बहुत ही अच्छे हैं या उनमें डिटेल्स जो हैं वो अनक्लियर हैं या वेग हैं, वो ऐसे प्रोफाइल को आप ब्लॉक कर दें। ऐसे प्रोफाइल जो अनवेरिफाइड हैं या फ्री की ईमेल आईडी gmail.com बनी है या आपके फैमिली से मीट नहीं करना चाहते उन सारे प्रोफाइल को आप ब्लॉक कर दें। इसमें है कि आप सिर्फ वेरीफाइड मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ही करें सेफ्टी के लिए। सेपरेट ईमेल आईडी बनाएं अपने मैट्रिमोनियल के वेबसाइट्स पे, यूजर नेम पासवर्ड बनाएं। उसके अलावा जो है अपना पर्सनल इन्फो जो है तुरंत शेयर ना करें। बैकग्राउंड चेक जरूर करें कि जो है जो भी हमारा अपोजिट मैच है उसका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स जरूर इन्वॉल्व करें। अपने जितने भी फैमिली मैट्रिमोनियल मीटिंग्स होती हैं, वेरिफिकेशन होता है, उन सब चीज़ों में फैमिली और फ्रेंड्स को भी ऐड करें। फिर आपकी आती है सोशल मीडिया सेफ्टी। इसमें आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप है। इसमें फेक प्रोफाइल या स्ट्रेंजर्स जो है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। आपको लगता है कि हो सकता है मेरा बचपन दोस्त या दूर रिश्तेदार हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट स्ट्रेंजर्स का एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी जो है ऑनलाइन यूजर्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि आपने उसको रियल लाइफ में खुद से वेरीफाई नहीं करा हो। जब तक आपने रियल लाइफ में ऑनलाइन यूजर को वेरीफाई नहीं करा, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है आप जो है शेयर नहीं करें ऑनलाइन। हमेशा अपनी प्राइवेसी सेटिंग को चेक करते रहें। और फोटो और वीडियो अपलोड करने से पहले एक बार सोच लें कि उस फोटो या वीडियो में आपका कोई पर्सनल या सेंसिटिव डेटा नहीं हो। आपका जो है आपके बच्चों का या फिर आपका सेंसिटिव डेटा या कोई पासवर्ड या कोई इस तरह की चीज़ें ना हो उस फोटो में। तो उन चीज़ों का ख्याल रखें। और हमेशा जो है जब भी आपको लगे कि कोई यूजर सस्पिशियस है तो उसको रिपोर्ट और ब्लॉक जरूर करें।
अब साइबर बुलिंग ऑनलाइन हैरेसमेंट ये बहुत ही कॉमन है बच्चों में, हमारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स में, जिसमें साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, इमेज मिसयूज और ट्रोलिंग का वो अक्सर शिकार बनते हैं। साइबर बुलिंग आप जैसे जानते हैं कि बुलिंग जो होता है किसी को जो है धमकाना, डराना होता है। ये काम जो है लोग जो है ऑनलाइन भी करते हैं, गेम्स की वेबसाइट पे करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं। तो जो है ये साइबर बुलिंग होता है। स्टॉकिंग जो होता है कि जो है यंग बॉयज एंड गर्ल्स को जो है दूसरे लोग जो है वो उनके सोशल मीडिया को पूरी तरह से, क्योंकि बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना है सोशल मीडिया, तो वो फोटोज और वीडियोज जो है बिना चेक किए डालते हैं, और इसी डेटा को इस्तेमाल करके कोई बंदा जो है उनको स्टॉक कर रहा होता है कि अच्छा ये स्कूल से पढ़ रहा है, ये यहाँ जाता है, ये वहाँ जाता है, तो वो स्टॉक करना शुरू शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें हरासमेंट का फॉर्म है। फिर इमेज का मिसयूज है कि आपके फोटो को जो है कहीं गलत इस्तेमाल किया गया, कहीं गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया, तो जो है वो इमेज मिसयूज कहलाता है। या आपको जो है आपके कमेंट बॉक्स में जो है कोई बंदा आके आपको बार बार ट्रॉल कर रहा हो, यानी आपको बुरा भला कह रहा हो, या फिर जो आपको अब्यूज कर रहा हो, तो ये सारे फॉर्म है हरासमेंट के। और खासकर ये जो है बच्चों के और यंग बॉयज एंड गर्ल्स के केस में सोशल मीडिया को पेरेंट्स को चाहिए कि हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखें, उन पर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहें, क्योंकि यंग बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है चीज़ों के बारे में, उनको सेफली कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है उसके बारे में उन्हें सही से पता नहीं। तो उनको चाहिए कि जो है इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उनको सही से बच्चों को जो है सही से अवेयर कराए, उनको जो है इन चीज़ों सही से नेविगेट कराए। अब इसमें जो है कैसे सेफ रहना, ब्लॉक एंड रिपोर्ट करना आपको, जैसे दूसरों के केस में अब्यूजिव अकाउंट को तुरंत ब्लॉक एंड रिपोर्ट करिए, ट्रोल्स को रिस्पॉन्ड मत करिए, और कभी भी चीज़ें एस्केलेट मत होने दीजिए। स्क्रीनशॉट एविडेंस हमेशा रखिए, जब भी आपको लगे कोई किसी तरह हरासमेंट कर रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट एविडेंस बना के जरूर रखें। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को मॉनिटर और गाइड करते रहना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल मालवेयर बेस्ड क्राइम है, जिसमें रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, रिमोट एक्सेस फेक एंटीवायरस का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें इसके लिए सेफ रहने के लिए आपको ऐप्स हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए, अपने एंटीवायरस और ओएस को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, रैंडम पॉपअप से क्लिक नहीं करना चाहिए, और रिमोट एक्सेस कोड नहीं देना चाहिए अपने किसी भी स्ट्रेंजर को। ई कॉमर्स फ्रॉड, जिसमें फेक डिलीवरी, नॉन डिलीवरी, फेक कुरियर, रिफंड स्कैम और काउंटरफिट गुड्स होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है ई कॉमर्स के केस में। और इसमें आपको सेफ होने के लिए आप ट्रस्टेड प्रोफाइल पे शॉप करें, HTTPS का ही इस्तेमाल करें। मैंने आपको बताया कि URL में हमेशा चेक करें कि जो है ग्रीन पैडलॉक, ग्रीन लॉक बना हुआ, और साथ ही साथ HTTPS लिखा है कि नहीं लिखा। अगर HTTPS लिखा हुआ है और ग्रीन साइंड है तब तो ठीक है, अगर रेड है या कोई और कलर है तब तो वो साइट लेजिटिमेट नहीं हो सकती है। तो आपको पूरा चेक करके आपको ई कॉमर्स का यूज़ करना है। हमेशा जो SMS या सोशल मीडिया पे कोई ऐड आया उस लिंक पे क्लिक करके आपको शॉपिंग नहीं करनी है। आपको हमेशा शॉपिंग करने से पहले सेलर की रेटिंग और रिव्यू जरूर देखने चाहिए। अगर आपने कोई नया सेलर या कोई नई साइट से आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि वो कैश ऑन डिलीवरी से आए, ना कि आप उसका पेमेंट पहले से कर दें। फाइनेंशियल फ्रॉड भी आप जानते हैं कि कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जिसमें फिशिंग है, वॉइस फिशिंग है, UPI फ्रॉड है, लोन एंड KYC स्कैम है, रिमोट एक्सेस स्कैम है, रिवॉर्ड और कैशबैक लिंक से इंपर्सोनेशन है बैंक का, और ATM स्कीमिंग और डेबिट कार्ड क्लोनिंग है। ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड में आते हैं, जिसके लिए आपको जो है इसमें क्या होता है, हैकर्स जो आपको इंपर्सोनेट करते हैं फोन कॉल पे आके, SMS पा के, ईमेल पा के, फेक ऐप्स बना के, तो आपसे जो है ऑफर का बहाना देकर आपसे OTP या आपसे पेमेंट का डिमांड करते हैं, तो जिससे आपका फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से जो है आपको जो है इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना OTP कहाँ शेयर कर रहे हैं, और पेमेंट जो है आप कर रहे हैं तो किस बंदे को कर रहे हैं, और अपना UPI पिन इतनी ईजिली आपको कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें है कि हमेशा हमें ऑफिशियल बैंकिंग ऐप यूज़ करें, UPI रिक्वेस्ट वेरीफाई करें, और सस्पिशियस मैसेजेस को रिपोर्ट करें। कभी भी जो है OTP पिन और CVV को शेयर ना करें। अननोन लिंक या जो है डाउनलोड जो है शेडी ऐप्स को नहीं करना चाहिए। और जो कॉलर जो कह रहा है कि मैं RBI से हूँ या ये बैंक से हूँ, वो बैंक से हूँ, उनके बाद यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको खुद से ही पर्सनली जाके उस बैंक में जाके आपको खुद विजिट करना चाहिए और पता करना चाहिए। किसी भी कॉलर के बात में यकीन करके आप अपना शेयर, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अपना बैंक अकाउंट नंबर या दूसरे चीजें जो है शेयर ना करें। हमेशा जो है पर्सनली इन पर्सन जाके बैंक के ब्रांच में जाके, अगर आपको कोई इशू है भी तो वहां जाके आप पता करें। अगर आपको कोई भी चीज इस तरह की रिपोर्ट करनी है तो बैंक की हेल्पलाइन पे या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे, या साइबर दोस्त करके एक ट्विटर जो कि अब एक्स है उसके ऊपर आप एक उन्होंने प्रोफाइल बना रखी है, तो साइबर दोस्त पर जाके भी आप वहाँ पे फॉलो करके वहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ कॉमन फ्रॉड और स्कैम बताना चाहता हूँ, जिसमें आपका व्हाट्सएप स्कैम है। आपने अक्सर देखा हो कि इस तरह का कोई मैसेज आता है कि जिसमें आपको 1,000 रुपये देंगे, जो 4 दिन के अंदर 1,600 रुपये होगा, 160% यील्ड है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है भेज दो। ठीक है, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, और जैसे ही इस तरह का कोई मैसेज आए तो आपको तुरंत ब्लॉक रिपोर्ट करना है। कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है
हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज यानी कि जिस बैंक से या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उस उनके वेबसाइट पे जाके ही करना है। कभी भी व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये दूसरा केस है। इसमें क्या है कि इसमें भी जो है बंदे ने जो है मडागास्कर का जो है फोन नंबर इस्तेमाल किया, +261 कंट्री कोड है। वो कह रहा है कि जो है आपको हमने हायर कर लिया है और जो है इस लिंक पर आप क्लिक करके जो है अपना ऑफर कॉन्ट्रैक्ट या जॉब कॉन्ट्रैक्ट देखें, जो कि एक बिल्कुल स्कैम है जिसमें आपसे पैसे मांगने की कोशिश की जाएगी। इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तीसरा केस यहाँ पे आप देखें, इसमें भी जो है क्या दिखाया जा रहा है कि जो इंडिया का कंट्री कोड है और जो है एक जो है लेजिटिमेट कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव है, और उसने कहा है कि आपको जो है छोटे मोटे काम करके 2,000 से 8,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो है उसके बाद क्या होगा, जब जब आप उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन देंगे या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ करेंगे, उसके बाद वो आपको घोस्ट कर देंगे, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे और इस तरह से आपका जो डेटा है वो लीक हो जाएगा, जिसका बाद में आपसे आइडेंटिटी थेफ्ट करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फिर जो है इसमें जो है आपको दिखा रहे हैं कि जो आपको सिर्फ वीडियो देखना है, एक कंट्री कोड +84 यूज किया गया जो वियतनाम के लिए है। आपको कहा गया आप वीडियो देखिए कुछ सेकंड के लिए, आपको पैसे दे दिया जाएगा। तो जो है जो कि फिशिंग अटेम्प्ट होता है, जिसमें आप जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका पर्सनल डेटा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह का कोई डेटा मांगेगा, जो कि आपका लिख करके वो आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसमें है कि जो है इसी तरह के जो है आपके अमेजोन या दूसरे कंपनियों के, बड़े बड़े कंपनियों के जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ पैसों के लिए, कुछ मिनटों के काम के लिए 500, 1,000, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से आपको जो है आपसे डेटा या आपसे पैसे की मांग की जाएगी, जो अगर आपने दे दिया तो आपके साथ आपको जो है आपका डेटा को हैक किया जा सकता है। इस अब जो है कैसे हैक किया जाए, सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए व्हाट्सएप स्कैम। तो कभी भी जो मैसेज जो दूसरे लोग भेजते हैं, अननोन लोग भेजते हैं, उन पर यकीन नहीं करें, हमेशा उसको डबल चेक करें। कहीं भी आपको अर्जेंसी लगे तो उस पर आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है। अगर आपके मैसेजेस में ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक है तो वो जो है स्कैम होगा। अगर कभी भी ऑफिशियल सोर्स से ग्रामेटिकल मिस्टेक से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल गया किसी में, तो आप मान लीजिए वो स्पैम है। अगर आपको जेनरिक ग्रीटिंग किया गया, जैसे आप जैसे मेरा नाम लुकमान है तो डियर लुकमान ना करके डियर कस्टमर किया गया, तो आप उस मैसेज को डबल चेक करना ही करना है। ऐसे ऑफर जो जरूरत से ज़्यादा अच्छे हैं, उन चार्ज वो जो है अक्सर ही स्पैम होते हैं, और लिंक्स जो कि सस्पिशियस है उनको कभी आपको क्लिक नहीं करना है। इम्पैक्ट जो है वो आपका फाइनेंशियल लॉस है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, अकाउंट हाईजैकिंग, प्राइवेसी ब्रीच है, इमोशनल डिस्ट्रेस है। आप इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? आप हमेशा सेंडर आइडेंटिटी वेरीफाई करिए। लिंक पे क्लिक करने से अवॉइड होइए। अवॉइड हर बार जब भी कोई लिंक आए उसको तुरंत क्लिक नहीं करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखिए। पिन और आपका पासवर्ड का जो है 2 स्टेप का है वो हमेशा रखिए। हमेशा प्रोफाइल के पब्लिक एक्सेस ना करके प्राइवेट एक्सेस में रखिए। हमेशा जो है मर्चेंट रिक्वेस्ट जो है, जो कि बहुत ही प्रेशर टैक्टिकल यूज कर रहे मैसेजेस हैं, उनसे आपको बच के रहना है। आपको ऑथेंटिसिटी चेक करना है और रिपोर्ट एंड ब्लॉक यूज करना है। अक्सर ही आपको ज़्यादातर यूज करना ही पड़ेगा व्हाट्सएप का। ये फीचर यूज करें ताकि जो सस्पिशियस लोग जो हैं उनको ब्लॉक किया जा सके। इसी तरह से लोन स्कैम होते हैं। इसमें आपको फेक लोन ऐप दिया होते हैं, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन हार्वेस्टिंग होती है, उसमें आपसे पैसे मांगे जाते हैं और बहुत ही अजीब तरह के 40%, 30%, बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट आपसे मांगे जाते हैं। आप जब पे नहीं कर पाते तो आपको थ्रेट या हरास किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि आप जो है ऐसे ऑफर जो दूसरे लोग भेज रहे हैं उस पर आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना, या ऐसे ऑफर दिए जाए आपको जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं जो कि हो नहीं सकते, या आपसे पैसे मांगे जाए। तो इस तरह की चीज़ों से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि इंस्टेंट लोन स्कैम है, एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट हो आपसे दिया जा रहा हो, या फिर कम्युनिकेशन अनप्रोफेशनल हो, या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो अक्सर ही लोन स्कैम हो सकते हैं। या प्रेशर टैक्टिक का यूज़ किया जा रहा है कि जल्दी से करो, 1 दिन के अंदर करो, 2 दिन के अंदर करो, कि अदरवाइज आपका ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। ये ज़्यादातर जो स्कैम्स होते हैं। अब इसमें इम्पैक्ट फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल डिस्ट्रेस दोनों होता है। प्रिवेंशन आप ये करें कि हमेशा लोन प्रोवाइडर को वेरीफाई करें। जो लोन प्रोवाइडर है वो आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस्तेमाल ना करें। हमेशा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सोच लें कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड तुरंत शेयर ना करें। अब जब तक आप 100% कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये सही सोर्स है, तभी आप शेयर करें। सस्पिशियस प्लेटफॉर्म का अगर यूज़ कर रहे हैं वो, तो उनको रिपोर्ट करें, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये यूज़ करके आपको आपसे मिलने उनका कोई अपना लीगल वेबसाइट नहीं है या फिर आरबीआई पे उनका नाम नहीं है, तो आप उसको यूज़ ना करें। हमेशा क्विक लोन से बचें।
क्विक लोन में अक्सर ये होता है, वो लिखते हैं कि कोई क्रेडिट चेक नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, और अक्सर इसके इन केसेस में क्या होता है कि आपको बहुत ही बड़े 30% 40% इंटरेस्ट लेना दे देते हैं वो। अगर आप जब वो पे नहीं करते हैं तो आपके घर के पीछे, आपके घर वालों के पीछे पड़ जाते हैं। तो कभी भी क्विक लोन के चक्कर में ना पड़े, और हमेशा जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ के, पढ़ के, टर्म एंड कंडीशन समझ के ही आगे बढ़ें। उसके बाद वॉइस क्लोनिंग है, जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी बीवी, आपके भाई, आपके बहन और इस तरह के लोगों के आवाज़ में जो है वो आपसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपसे एक आपके उस ट्रस्ट का इस्तेमाल करें गलत, ताकि वो मनी का एक्सचेंज कर सके आपसे, जो है मनी करना है वो उनको निकालना है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो आपके जो है ट्रस्टेड लोग, जो है आपके भाई बहन, जो है शौहर बीवी, जो भी आपके करीबी क्लोज फ्रेंड्स हैं, इन सब का आवाज़ में वो बात करेंगे एआई के थ्रू या किसी और टूल के थ्रू, और फिर वो आपसे मनी या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। ये सब स्कैम के टेक्निक्स होते हैं इसमें। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा जो है फोन नंबर जिससे कॉल आ रहा है उसका कंट्री कोड चेक करें, और जब भी अर्जेंसी हो वो लेके जल्दी से 5,000 भेजो, मेरे बच्चे का जो है एक्सीडेंट हो गया है और जो है मुझे इलाज कराना है। तो कभी जब भी ऐसा हो तो जो नंबर आपके पास सेव है उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करें, जो भी आपके करीबी हैं, आपके भाई है, बहन है, माँ बाप, बीवी बच्चे जो भी हैं, आप उनको डायरेक्टली आपके पास जो नंबर था उसके थ्रू कॉल को कंफर्म करें कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको अर्जेंसी में ये याद रखना चाहिए कि तुरंत पैसे नहीं भेजने हैं, बल्कि एक बार आपको वेरीफाई करना है। कभी भी बिना वेरीफाई किए आपको पैसे ट्रांसफर या अपना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करना। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और पैसे ट्रांसफर करने से पहले आप जो कि आपके पास जो नंबर सेव है उस पर कॉल करें, और कॉल करके कंफर्म करें कि ऐसी बात है कि नहीं है। अक्सर ऐसे केसेस में लोग अर्जेंसी को देखते हुए तुरंत पैसे या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद में उनको लॉस झेलना पड़ता है। और हमेशा ध्यान रखें कि जो है उनका बात करने का तरीका, ऑब्वियसली हम अपने भाई बहन, माँ बाप के साथ रहते हैं, उनका एक तरीका होता है बात करने का, उनका एक टोन होता है बात करने का। अगर जो है बंदा, उसका टोन या उसका तरीका जो है आपके आपके करीबी रिश्तेदार के टोन के जैसा नहीं है, आपके दोस्त के जैसा नहीं है, तो स्कैम हो सकता है। तो इसको डबल वेरीफाई जरूर करें, कभी भी जो है तुरंत एक्शन ना लें, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया 10 सेकेंड का रूल, उस 10 सेकेंड का रूल फॉलो करते हुए आप उसको चेक करें। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? फाइनेंशियल लॉस या इमोशनल और एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है आपको। इसका प्रिवेंशन है कि आप हमेशा कॉलर वेरीफाई करें। अर्जेंसी के लिए हमेशा आप देखेंगे, अर्जेंसी अगर कोई कह रहा तो आपको स्केप्टिकल होना, उसको तुरंत उस पर एक्शन नहीं लेना। कंट्री कोड का चेक करें। इनकन्सिस्टेंसीज के लिए देखते रहें कि वो जो उसका टोन है, उसका जो तरीका पैटर्न है वो सही है कि नहीं है। इन्फॉर्मेशन शेयर तुरंत ना करें। उसने बोला कि हाँ तो जल्दी से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजो, आपको नहीं करना है या बताना नहीं है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर आप कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको ओटीपी या दूसरे ऑथेंटिकेशन सर्विसेज यूज़ करना चाहिए हमेशा। और स्टे इन्फॉर्म, अपने आप को इसके बारे में एजुकेट करेंगे कैसे वॉइस क्लोनिंग स्कैम, लेटेस्ट वॉइस क्लोनिंग स्कैम कैसे चल रहे हैं, इन सब के बारे में आपको हमेशा पता रहना चाहिए। फिर जो है आपका डिजिटल अरेस्ट वाला है, जिसमें कोई बंदा आपको पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट करके आता है और अपने आपको बताता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या साइबर क्राइम में फंस गए हैं, तो आपसे पैसे मांगता है। इसमें हमेशा जो है वो इम्पर्सनेट करेगा किसी पुलिस ऑफिसर को, अर्जेंसी दिखाएगा, जल्दी जल्दी करो नहीं तो मैं तुमको अभी जो है तुम्हारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट, तुम्हारे बैंक अकाउंट बंद कर दूंगा। और जो है पैसे की हमेशा डिमांड होती है, और जो है हमेशा जो है कोई फेक डॉक्यूमेंट या स्पूफ कॉन्टैक्ट या सोशल इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है, जिससे जो है जो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट कर रहा हो, आपको लगता है अरे इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, इसका मतलब है कि ये पुलिस ऑफिसर है या फिर ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल है। जबकि वो जो है डेटा जो या तो वो लीक डेटा होगा, या स्पूफ किया होगा उसने, या फेक करा होगा, जैसे भी हो उसने आपको बेवकूफ बनाने बनाने को करा, ताकि आप उस पर ट्रस्ट करके तुरंत का तुरंत उसको पैसा या डेटा ट्रांसफर कर दें। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसमें भी वही है कि कोई भी अगर अननोन बंदा है तो आपको उसको तुरंत रिप्लाई नहीं करना है। अर्जेंसी अगर या थ्रेट दे आपको तो उस पर आपको तुरंत जो है रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आपसे अगर पैसे मांगे तो आपको तुरंत पैसे ट्रांसफर नहीं करना है। आपसे कोई क्लेम करे जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो उस क्लेम को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमेशा जो है क्लेम को लीगली वेरीफाई करें। अगर आइसोलेशन करने की कोशिश करें कि जो है बोले कि जो है पुलिस से बात नहीं करना, या अपने घर वालों से बात नहीं करना, या फिर जो है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात नहीं करना, आपको आइसोलेट करने की कोशिश करें, तो आपको उस पर हमेशा जो है ध्यान नहीं देना, बल्कि आपको डबल चेक करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आपसे सिंसियर इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करें या आपसे अनप्रोफेशनली बात करें, तो जो है आपसे गाली गलौज में या आपसे गलत तरीके से या आपसे इनफॉर्मली बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं डिजिटल अरेस्ट को, स्कैम को।
इसका इम्पैक्ट जो है आपको जो है पैसे का और इंफॉर्मेशन का होता है। प्रिवेंशन के लिए है कि हमेशा वेरीफाई करें किसी भी लीगल रजिस्ट्रेशन के क्लेम को, और कभी भी तुरंत जो है पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। आपके ओटीपीज, आपका बैंक बैलेंस अकाउंट, आपका बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी तुरंत शेयर ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि जेन्युइन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कभी भी आपसे पैसे से पेमेंट नहीं करनी। अब उनको पैसे लेने ही होंगे तो आपको बुलाएगी, या आप उनके पास या वो आपके पास आएंगे, वो आपसे ही जो भी आपने क्राइम करा है उस हिसाब से आपसे ट्रीट करेंगे, लेकिन वो कभी भी आपसे फोन पे ये सब चीजें नहीं मांगेंगे। तो ये चीजें हमें आपको याद रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप इन किसी भी स्कैम में आप विक्टिम हो गए, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है। आप हमेशा जल्दी से जल्दी उसको कंप्लेन रिपोर्ट करें, जहाँ भी लोकल अथॉरिटी हो, साइबर क्राइम सेल हो, या आपका ईएमयू का कंप्यूटर सेंटर हो, जहाँ भी आपको रिपोर्ट करना है वहाँ रिपोर्ट करिए। ठीक है, और वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वहाँ करिए। मोबाइल सर्विस के अगर आपके साथ सिम कार्ड का फ्रॉड हुआ है तो आप मोबाइल सर्विस फ्रॉड करिए, रेलिवेंट अथॉरिटी को तुरंत से तुरंत रिपोर्ट करें। उसके बाद जो है तुरंत ऑनलाइन अकाउंट के सारे अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज करें। ऐसे अकाउंट जहाँ पे आपके सेंसिटिव डेटा है, बैंकिंग के, ईमेल के, सोशल मीडिया के, वहाँ पासवर्ड चेंज करें। अगर आपने 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा है तो तुरंत लगाएं। और अगर आपने जो है देखा है कि आपको हमेशा देखते रहना है कि आपके अकाउंट की एक्टिविटी क्या है, कि कोई जो है अनऑथराइज ट्रांजेक्शन या चेंज तो नहीं हुआ, किसी ने आपका फेसबुक प्रोफाइल चेंज नहीं करा, फेसबुक पर कोई कमेंट नहीं डाला, आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, या फिर आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं करे, तो आपको जो भी अकाउंट पे एक्टिविटी हो रही है उस पर आपको खास करके पैनी नजर रखनी है, और जो है सारे पासवर्ड को चेंज करना है। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी ओटीपी अगर आपने नहीं लगा रखे हैं तो हर जगह लगाना है। तीसरा काम आप जो करेंगे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे, अपने बैंक स्टेटमेंट को, अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड के को जो है ब्लॉक करा दीजिए। अगर आप बैंक अकाउंट यूज करते हैं तो उसको हर वक्त मॉनिटर करते रहिए। अगर कोई भी जो है कोई भी इंसान कोई भी ऑफिसर आके आप या कोई भी अननोन पर्सन आता है आपसे इन्फॉर्मेशन या आपसे पैसे की वो करता है, रिक्वेस्ट करता है, आपको उसको डिनाई करना है और पहले चीज़ों को समझना है, वेरीफाई करना, उसके बाद ही उस पर एक्शन लेना है। और जो है हमेशा पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ कॉशन रखिए कि अपना पिन, पासवर्ड, ओटीपी कभी भी फोन के थ्रू या फिर जो है एसएमएस या व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आपको शेयर नहीं करना है। डिजिटल स्कैम के केस में जहाँ पे आपको थ्रेटन किया था कि हम पुलिस हैं, ये हैं, वो हैं, आपको उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बल्कि जो है आप बोल दिए कि मैं खुद ही पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ को खुद ही रिजॉल्व कराऊंगा। आप इसके बारे में जो है अपना तुरंत जो है उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना करें। और जो भी नंबर या ईमेल या व्हाट्सएप नंबर जिससे जिससे भी आपको जो है स्पैम या स्कैम किया जा रहा है उसको तुरंत रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें व्हाट्सएप पे, या जिसकी चैनल से ईमेल पे है तो ईमेल पे रिपोर्ट और ब्लॉक करें, व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे तो फेसबुक पे, जहाँ पे भी है उसको तुरंत रिपोर्ट वो करें, ताकि जो है ये चीज़ें दूसरों के साथ ना हो सके और आपके साथ भी दोबारा ये रिपीट ना होता है। और हमेशा एविडेंस बनाते रहें, स्क्रीनशॉट और रिकॉर्ड्स को हमेशा सेव करके रखें, ताकि जो है कल को कभी कोई इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो आप अपना पक्ष और आप अपनी चीज़ें सामने रख सकें। और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखें, एजुकेट करें कि जो है किस तरह से लेटेस्ट स्कैम और फ्रॉड टैक्टिक्स कैसे काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल मिल जाएंगे जो आपको इन स्कैम्स के बारे में बताते हैं। उसमें आपको बताते हैं इनके कॉमन साइन क्या है, तो उन सब चैनल्स पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। या साइबर क्राइम की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्विटर का पोर्टल है वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये या जो फिर जो है जो अच्छे वेबसाइट्स हैं गूगल के हैं वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप को हमेशा एजुकेट करके रखना है और दूसरों को रखना है कि किस तरह से इस तरह के लेटेस्ट क्या फ्रॉड टैक्टिक्स से अपने आप को बचाया जा सके। थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज काइंडली आस्क। If anyone have any question, they can ask. नो सर, थैंक यू सो मच। पीपीटी शेयर कर दीजिएगा सर। Okay, sir, sure. I will share it with the थैंक यू सर। organizers. Any other question?